बैक टू ब्ले लर्नर K12। दिस इज आयुष राज एंड आज का ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि हम लोग क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का जो चैप्टर है ग्लोबलाइजेशन उसको डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के दौरान। और ये वीडियो आपका वन शॉट वीडियो होने वाला है, मतलब एक वीडियो में आपका ये पूरा पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा और जितनी भी सारी चीज़ें हैं, जितने भी कंसेप्ट हैं, उसको आप ध्यान से समझ पाओगे। तो आपको करना क्या है, इस वीडियो को पूरा देखना है और जितने भी टॉपिक्स को मैं आपको बताता चलता हूँ, जितने भी पॉइंट्स को, उनको आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ लेना है। राइट। आप इस वीडियो के दौरान रनिंग नोट्स भी बना सकते हो, लेकिन अगर आपको नोट्स नहीं बनाना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और जो पिन कमेंट है उसमें आपको जो नोट्स का लिंक है वो भी पिन कर दिया है, वो भी डाल दिया है। तो आप वहाँ से फ्री नोट्स, एकदम फ्री है, कोई पैसे वैसे देने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो या फिर आप ब्ले लर्नर की मोबाइल ऐप को डाउनलोड करो। वहाँ पर आप जाकर जो नोट्स हैं, वीडियोज़ है, वो सारे अवेल कर सकते हो। एंड अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या आती है, आप हम तक जुड़ सकते हैं टेलीग्राम के ग्रुप के थ्रू या फिर डायरेक्टली हम तक पहुंच सकते हैं अपनी क्वेरी को कॉल के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस चैप्टर को। और चैप्टर का नाम है ग्लोबलाइजेशन। देखो, ग्लोबलाइजेशन एक ऐसी चीज़ है ना, एक ऐसा टॉपिक है ना जिसको आपने पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़ना है, आपको इकोनॉमिक्स में भी पढ़ना है। ठीक है, आप सोशियोलॉजी में देखोगे, ज्योग्राफी में देखोगे, मतलब कई सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स में ग्लोबलाइजेशन करके टॉपिक आता है। तो ग्लोबलाइजेशन चीज़ ही ऐसी है। ग्लोबलाइजेशन एक मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट है। इसमें ना आप बहुत सारी चीज़ों को देखते हो। इसमें आप कल्चर के कल्चर के फ्लो को देखते हो, ट्रेड के फ्लो को देखते हो, राइट। जो मनी का फ्लो होता है उसको देखते हो, पीपल का फ्लो है, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो ग्लोबलाइजेशन एक बहुत 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 ज़्यादा वृहद एक टॉपिक है जिसको अलग अलग सब्जेक्ट मैटर के तौर पर पढ़ा जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग ग्लोबलाइजेशन को पढ़ेंगे, इस चैप्टर को पढ़ेंगे। ठीक है, ध्यान से पढ़ेंगे। क्या आप भी क्लास 12 ह्यूमैनिटीज एंड आर्ट्स के स्टूडेंट हैं और सीयूटी 2022 और टर्म 2 को लेकर कंफ्यूज्ड हैं, तो देयर इज नो नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग बिकॉज ब्लेड और K12 हैज लॉन्च्ड द मोस्ट अफोर्डेबल एंड प्रीमियम क्वालिटी कोर्स ऑन द प्लैनेट, जिसमें आपको 5 डोमेन के सब्जेक्ट प्लस लैंग्वेज के 200 प्लस लाइव लेक्चर्स एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलते हैं। अगर आपने लाइव मिस कर दिया तो रिकॉर्डेड देख सकते हो। वो 5 डोमेन सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, तो हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स। इसके साथ आप सबकी सुविधा के लिए हमने इसमें जनरल टेस्ट को भी शामिल किया, जिसमें आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जीके, स्टैटिक एंड करंट अफेयर्स के 100 से ज़्यादा लाइव क्लासेस प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे विद द प्रीमियम क्लासरूम मटेरियल एंड वर्कशीट, जिसको आप मेरे स्क्रीन के पीछे देख सकते हो। एंड ऑल ऑफ दिस कम्स एट अ प्राइस ऑफ जस्ट 1499। सारी चीज़ें जो है केवल और केवल 1499 रुपये में अभी के लिए आपको मिल रही है। आपको क्या करना है, यहाँ से आप क्लिक करके डेमो लेक्चर्स देख सकते हैं क्लासेस के। एंड इफ यू फाइंड द डेमो लेक्चर्स हेल्पफुल देन प्लीज एनरोल योरसेल्फ एज सून एज पॉसिबल एंड यू कैन आल्सो सब्सक्राइब द चैनल ब्लेड और K12 फॉर द जेन्युइन कंटेंट्स ऑन ह्यूमैनिटीज। थैंक यू। सबसे पहले बात करते हैं कि ग्लोबलाइजेशन आखिर होता क्या है। देखो, ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन की अगर बात करें तो ग्लोबलाइजेशन मतलब होता है, इट इज डिफाइंड एज द इंटीग्रेटिंग ऑफ इकोनॉमीज। मतलब जो इकोनॉमीज है उनको इंटीग्रेट कर देना दूसरे इकोनॉमीज से। इस चीज को क्या कहते हैं, इस फेनोमेनन को क्या कहते हैं, ग्लोबलाइजेशन। मतलब दुनिया भर की जो अलग अलग इकोनॉमीज है वो एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट हो रही है। जैसे मान लो कि इंडिया है, वो जापान की इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट हो जा रहा है, यूएस के इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट हो जा रहा है, कोरिया के इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट हो रहा है। तो इस इंटीग्रेशन को क्या कहते हैं, ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन मींस द इंटीग्रेशन, द रैपिड इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। समझ में आ गया? ग्लोबलाइजेशन मतलब क्या? इट इज द इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमीज ऑफ इकोनॉमी ऑफ ए कंट्री विद इकोनॉमीज ऑफ अदर कंट्रीज। दुनिया भर की इकोनॉमी के साथ जो इंटीग्रेशन होता है, जो जुड़ाव होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम लोग ग्लोबलाइजेशन। उसको कहते हैं हम लोग वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण। एक मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट है। आपको मैंने अभी बताया कि एक बहुत ही ज़्यादा बृहद टॉपिक है, मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट है, कई सारी चीज़ों का इसमें सहयोग होता है। और इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड। ट्रेड का फ्री फ्लो मतलब जैसे इंडिया है, ठीक है, इंडिया की इकॉनमी है और लेट्स से कि यूएसए की इकॉनमी है, तो इन दोनों के बीच में ट्रेड का फ्लो होगा। यूएसए से इंडिया आएगा, ट्रेड मतलब यूएसए से इंडिया आएगा गुड्स एंड सर्विसेज, इंडिया से यूएसए जाएगा गुड्स एंड सर्विसेज। दैट इज आल्सो अ फेनोमेनन दैट इज अंडर द ग्लोबलाइजेशन, द कंसेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, राइट। कैपिटल का फ्लो, कैपिटल आप लोग जानते हो ना, कैपिटल मतलब क्या होता है, कैपिटल मतलब होता है पूंजी। ठीक है, जैसे मान लो कि आपका मशीनरी हो गया, राइट, ठीक। उसके बाद आपके रॉ मटेरियल्स वगैरह सब हो गए, ठीक है, वो आपके वर्किंग कैपिटल में आ जाएगा। इवन कि आप जो मनी लेके आते हो, राइट, लेट्स से इंडिया की कंपनी है, वो अमेरिका के किसी बैंक से उनसे लोन ले रही है, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कैपिटल। तो उनका भी जो फ्लो हो रहा है वो सारी चीज़ें हैं। फिर टेक्नोलॉजी का फ्लो, आप जैसे आप देखोगे, एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जैसे
पुराने ज़माने में ना हीरो होंडा कंपनी हुआ करती थी। तो हीरो देसी कंपनी है और होंडा जापान की कंपनी है। तो क्या हुआ कि दोनों ने कोलैब किया, तो उससे फ़ायदा ये मिला कि होंडा की जो टेक्नोलॉजी है वो हम लोगों को मिल गई, हमारे देश को मिल गई। लाइकवाइज़ आप हालाँकि बाद में तो हीरो होंडा अलग हो गई। लेकिन अभी आप देखो जैसे मारुति सुजुकी, तो मारुति इंडिया की कंपनी, सुजुकी जापान की कंपनी, और वो यहाँ पर आई तो उसके कारण से हम लोगों के टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट देखने को मिला, टेक्नोलॉजी का फ्लो हुआ। मतलब अमेरिका से, जापान से, कोरिया से, इन सब देशों से टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ पे आता है और हमारे देश की टेक्नोलॉजी अलग अलग देशों में जाती है। ये सब किसके अंदर समाहित होता है? ये होता है टर्म ग्लोबलाइजेशन के अंदर में। फाइनेंस का हो, पीपल का हो, आइडियाज़ का हो। देखो लोग जब एक दूसरे कंट्री में जाते हैं, एक दूसरे की इकॉनमी में जाते हैं, तो ना केवल लोग जाते हैं बल्कि उनके साथ उनके विचार भी जाते हैं, उनके पहनावे भी जाते हैं, उनकी खान-पान की जो तौर के तरीके होते हैं वो भी जाते हैं। जैसे आप देखोगे कि अमेरिका में कई सारे जो इंडियंस रहते हैं तो वहाँ पर वो कल्चर वहाँ पे भी स्प्रेड होता है ना। जापान की अगर बात करोगे तो जब इंडियंस लोग वहाँ जाते हैं या वहाँ के लोग जब इंडिया आते हैं तो उनके जो कल्चर होते हैं, उनके जो रहन-सहन होते हैं, उनके जो पहनावे होते हैं, ये सारी चीज़ें। तो लोग ही केवल एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते हैं, बल्कि लोगों के साथ उनका रहन-सहन, वो किस धर्म को फ़ॉलो करते हैं, किस आइडिया को फ़ॉलो करते हैं, किस कल्चर को फ़ॉलो करते हैं, किन वैल्यूज़ को फ़ॉलो करते हैं, वो भी एक जगह से दूसरी जगह तक उसका फ्लो होता है ग्लोबलाइजेशन के थ्रू। और इसमें बहुत सारी चीज़ें और भी समाहित होती हैं, जैसे मूवीज़ वगैरह एक जगह से दूसरी जगह जाता है। हम हॉलीवुड की मूवीज़ देखते हैं, दुनिया भर के देश हमारे बॉलीवुड की मूवीज़ देखते हैं, टॉलीवुड की मूवीज़ देखते हैं, तो उन सब से आदान-प्रदान होता है कि हमें पता चलता है कि अ, यूएस में किस प्रकार की कहानियाँ चल रही है, वो हमारे देश में बनता है। हमारे देश की कहानियाँ दुनिया भर के अलग-अलग देशों में भी चलती है। चाइना की जो कहानी है, कोरिया की जो कहानी है, वो हम लोगों को पता चलती है। तो ये सब किससे संबंध है या किस चीज़ में आता है? ये सब ग्लोबलाइजेशन में आता है। ग्लोबलाइजेशन मतलब एक देश की इकॉनमी का दुनिया के अलग-अलग देशों के साथ जब समाहन हो जाना या फिर इंटीग्रेशन हो जाना, उस फेनोमेनन को हम लोग कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। एक मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट है। इसमें आप फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड, पीपल, आइडियाज, कैपिटल, टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, इन सब चीज़ों का फ्लो होता है। ये उस चीज़ का प्रोसेस होता है, राइट। नेक्स्ट, कॉजेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। देखो कारण क्या होता है ग्लोबलाइजेशन के। देखो ग्लोबलाइजेशन के बड़े सारे कारण हो सकते हैं और ग्लोबलाइजेशन के पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन एक जो सबसे बड़ा फैक्टर है ना वो है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। क्या आपको लगता है बिना टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के ग्लोबलाइजेशन संभव था? नहीं। देखो ग्लोबलाइजेशन ऐसा नहीं था कि आज के समय में जो एरोप्लेन आ गया है, इंटरनेट आ गया, तभी जाके ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन के अलग अलग आयाम हो सकते हैं। आज से 100 साल पहले, 200 साल पहले, 1000 साल पहले भी ग्लोबलाइजेशन हुआ करता था, लेकिन वो सीमित तौर पर ग्लोबलाइजेशन कह सकते हो, बहुत ही सीमित तौर पर ग्लोबलाइजेशन कह सकते हो। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट होता चला गया, ग्लोबलाइजेशन और तेजी से बढ़ता चला गया। आज के समय में इतनी तेजी से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रहा है कि ग्लोबलाइजेशन भी उतनी ही तेजी से आगे बढ़ रहा है। जैसे एक ज़माने में जब टेलीग्राफ की खोज हुई थी, टेलीफोन्स की खोज हुई थी, माइक्रोचिप की खोज हुई थी, और अभी के समय में जो इंटरनेट की खोज हो गई, आज व्हाट्सएप पे बैठे-बैठे आप दुनिया भर के लोगों से बातचीत कर पाते हो, वीडियो कॉल कर पाते हो, वॉइस कॉल कर पाते हो, उनके साथ मैसेजिंग कर पाते हो, और पल भर में आपको जानकारियाँ मिल जा करती है। दुनिया के किसी भी देश के साथ आप कनेक्ट हो पाते हो, इंटरनेट के थ्रू ईमेल भेज पाते हो। ये सब क्या है? ये सब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है और इस सब के कारण आपका ग्लोबलाइजेशन और तेज़ी से होता जा रहा है। फिर अगर आप फिजिकली देखोगे तो फिर आप जैसे एरोप्लेन बनता चला जा रहा है, हेलीकॉप्टर्स हैं या अलग अलग जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है उसके थ्रू आप एक जगह से दूसरी जगह तक आराम से पहुंच जाते हो। लोग जाते हैं बाहर कमाने के लिए, बाहर के लोग आते हैं इंडिया कमाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें किससे फ़ायदा हुआ? जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से। एक ज़माने में जैसे अगर बात करोगे पुराने ज़माने में, तो पुराने ज़माने जैसे सिप बन गया, ठीक है, रेफ्रिजरेटर बन गया था उस ज़माने में, तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा ग्लोबलाइजेशन को इफेक्ट मिला था, बिकॉज़ इससे मीट का जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है वो ज़्यादा बेहतर होता चला गया था। बहुत सारी चीज़ें ऐसे, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके इन्वेंशन से आप कहोगे, हर एक इन्वेंशन से कहीं ना कहीं आप देखोगे ग्लोबलाइजेशन को बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो बॉर्डर्स के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकी और इसके कारण से ग्लोबलाइजेशन हो पाया। मतलब इंडिया के जो लोग हैं वो कनेक्ट हो पाते हैं विद द पीपल ऑफ जापान, कोरिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया एंड मेनी अदर कंट्रीज। ये सब किसके कारण होता है? ये सब टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट के कारण होता है। एक प्रिमिटिव सोसाइटी में रहते हैं, एकदम गुफाओं में रहते, तो सोच सकते हो वो ग्लोबलाइजेशन होता? गुफा में बैठे हुए हैं, कुछ काम करने को तो है नहीं, तो बस क्या कर रहे हैं? पत्थर घिस रहे हैं। तो पत्थर घिस रहे हैं तो वो तो उस चीज़ से ग्लोबलाइजेशन नहीं होगा।
ग्लोबलाइजेशन कब होगा? जब टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट होगा, धीरे 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 वहाँ से आगे बढ़े। तो वो पत्थर खींचना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ थी। वो एक ज़माने में मानव जाति को आज इस स्थिति में ले आने में वो पत्थर घिसने का बहुत बड़ा योगदान है। तो वैसे ही धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते चले गए, उस पत्थर घिसने से लेकर आज व्हाट्सएप पे उंगलियां घिसते रहते हैं, दिमाग घिसते रहते हैं, वहां तक पहुंच चुके हैं। और ये ग्लोबलाइजेशन को आगे बढ़ाने में ये जो इंटरनेट है, टेलीग्राफ है, टेलीफोन है, ये सारी चीज़ों का बहुत बड़ा योगदान है। सो दीज आर द कॉजेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, दैट इज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, दैट इज कंसिक्वेंसेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन के क्या परिणाम होते हैं? हम लोगों को तो ये समझ लिया कि ग्लोबलाइजेशन होता क्या है, ग्लोबलाइजेशन किसके कारण से होता है। ग्लोबलाइजेशन के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे उसके कारण होते हैं, लेकिन उसमें जो सबसे मेन कारण था वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। लेकिन अब बात करते हैं कि कॉन्सिक्वेंस क्या है, क्या परिणाम पहुंचते हैं ग्लोबलाइजेशन से। तो देखो, ग्लोबलाइजेशन के बड़े सारे इम्पैक्ट पहुंचते हैं, चाहे वो इकोनॉमिक इम्पैक्ट की बात करोगे, पॉलिटिकल इम्पैक्ट की बात करोगे, सोशल इम्पैक्ट की बात करोगे, कल्चर या एनवायरमेंटल, मैनी अदर थिंग्स। मतलब हर एक क्षेत्र में कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन का आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा। एक देश से दूसरे देश के इकोनॉमी में प्रभाव पड़ता है, पॉलिटिकल इम्पैक्ट पड़ता है, सोसाइटी पे प्रभाव पड़ता है, कल्चर पे इम्पैक्ट पड़ता है, एनवायरनमेंट पे प्रभाव पड़ता है। सबके बारे में हम लोग डिटेल में आगे बात करेंगे। सो दीज आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, और यहाँ पर हम लोग बात करते हैं सबसे पहले पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस की। ठीक है, कि ग्लोबलाइजेशन से आखिर राजनीति में किसी भी देश के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पे क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं। सो पॉलिटिकल अगर कॉन्सिक्वेंस को देखोगे तो ये ग्लोबलाइजेशन ही है, जिसके कारण से आप देखोगे कि दुनिया की अलग अलग जो इकोनॉमीज हैं, अलग अलग जो देश है, वो कोऑपरेट कर रहे हैं। आज आपको क्या लगता है कि यूरोपियन यूनियन के जो कंट्रीज हैं, वो ग्लोबलाइजेशन के कारण ही तो एक जगह से दूसरे जगह, एक देश से दूसरे देश कनेक्ट होकर काम कर रहे हैं। आज आसियान, आपने इन सब के बारे में पढ़ा होगा, आपने ब्रिक्स के बारे में पढ़ा होगा। देखो, अलग अलग दुनिया के अलग अलग कॉन्टिनेंट में, ब्राजील कहाँ पे है, मतलब वो साउथ अमेरिका में है, रशिया एशिया में है, इंडिया चाइना ये सब एशिया में है, साउथ अफ्रीका जो है वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। ये अलग अलग कॉन्टिनेंट के देश कैसे कोऑपरेट कर पा रहे हैं? ग्लोबलाइजेशन के कारण ही कोऑपरेट कर पा रहे हैं ना। तो सारे देश अब कनेक्टेड है एक दूसरे से। यूरोपियन यूनियन के देश को देखो आप, कितने सारे कंट्रीज है, 27 कंट्री है उसमें यूरोपियन यूनियन। तो ये भी एक तरह से कह सकते हो कि ग्लोबलाइजेशन के कारण उनको इम्पैक्ट क्या पड़ा, कि बहुत सारे इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बने, बहुत सारे इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब पॉलिटिकल लेवल पे वो सारे कंट्रीज अब कोऑपरेट कर रहे हैं। क्या आपको लगता है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन जो दुनिया में सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो कैसे संभव है? तो ये पॉलिटिकल कंसिक्वेंस ही तो है, ये ग्लोबलाइजेशन के कारण ही तो संभव है। क्या आपको लगता है 1000 साल पहले एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बनाई जा सकती थी पूरे विश्व में इतने बड़े लेवल पे? ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि उस समय पे नहीं था इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, मैं ये कह रहा हूं कि क्या इतने बड़े लेवल पे ये संभव था? दुनिया के 196 देश, 200 देश एक ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट हो और कोऑपरेट कर रहे हो। कोई भी मुद्दा आता है, यूनाइटेड नेशंस में लोग बैठते हैं, अलग अलग देशों के प्रतिनिधि, और वहां पे बात करते हैं, डिसीजन लेते हैं कि ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, ऐसे नहीं कि ऐसे करना चाहिए। कैसे संभव है? एक ग्लोबलाइजेशन के साथ ही तो संभव है कि दुनिया के अलग अलग देश कोऑपरेट कर रहे हैं, अलग अलग इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं, और अपने अपने एरियाज को, अपने अपने इंटरेस्ट को वो आगे बढ़ा के लेके चलते हैं। मतलब क्या हो गया? इट ट्रांससेंड नेशनल बॉर्डर्स थ्रू इंस्टीट्यूशन सच एज एनजीओ एंड ग्लोबल मूवमेंट, और इवन की ना केवल जो ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, बल्कि बहुत सारे जो एनजीओज हैं वो भी कोऑपरेट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए रेड क्रॉस सोसाइटी, आपने नाम सुना होगा। ठीक है, बहुत सारे ह्यूमैनिटेरियन इशूज पे ये काम करते हैं, इवन नोबेल पीस प्राइज भी इनको मिला हुआ है। रेड क्रॉस सोसाइटी हो गया, या फिर अगर आप देखोगे तो आपने पढ़ा होगा, जब वो यूनाइटेड नेशंस वाला टॉपिक पढ़ रहे थे तो उसमें आपने पढ़ा होगा जो ह्यूमन राइट्स जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे आपने देखा था ह्यूमन राइट्स वॉच हो गए, या अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशन हो गए, वो किसके लिए काम करते हैं? वो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। वो ऐसा नहीं है कि केवल अमेरिका में जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है केवल उन्हीं को देखेंगे, नहीं। वो इंडिया में भी जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा होगा, अफगानिस्तान में भी जो हो रहा होगा, बांग्लादेश में जो हो रहा होगा, उन सब के बारे में बात करते हैं। मतलब कि अब एनजीओ जो काम करते हैं वो किसी नेशनल बॉर्डर, किसी पॉलिटिकल बॉर्डर तक समाहित नहीं, सीमित नहीं है। वो अब दुनिया के अलग अलग देशों तक उनका प्रभाव है। रेड क्रॉस सोसाइटी इंडिया में भी काम कर रही है, वो अफ्रीका में भी काम कर रही होगी, वो बांग्लादेश में भी काम कर रही होगी, वो यूरोप में भी काम कर रही होगी, अमेरिका में भी काम कर रही होगी।
तो आज के समय जो एनजीओज देखते हो या ग्लोबल मूवमेंट देखोगे, जैसे आप देखोगे इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे जो वर्ल्ड सोशल फोरम है या अलग अलग जो मूवमेंट है, जो कि जैसे आपको बताता हूँ, एक एग्जांपल बताता हूँ। अभी कुछ साल पहले ना अमेरिका में एक मूवमेंट चला था जिसका नाम था ब्लैक लाइव्स मैटर। आई होप कि बहुत सारे लोग आप जानते होंगे इसके बारे में। ठीक है, ये मूवमेंट चला था जिसमें क्या हुआ था, देखो अमेरिका में इतिहास रहा है, अमेरिका की सोसाइटी इस प्रकार से रही है कि वहां पर इतिहास रहा है कि वहां पर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है। जो ब्लैक्स है उनके खिलाफ कई सारी जातियां होती है, उनको बहुत सारे राइट्स नहीं दिए गए हैं। बहुत लंबे समय के बाद उनको मिला था राइट्स, और अभी भी उनको एज एन इन्फीरियर ट्रीट किया जाता है। कई सारे लोगों के मन में एक एक आता है कि हम वाइट सुपीरियर है और ब्लैक जो है इन्फीरियर, तो वो उस कारण से बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है। अभी कुछ साल पहले हुआ क्या कि एक जो ब्लैक व्यक्ति था उसको वहां के एक पुलिस ऑफिसर ने मार दिया, रास्ते में ही उसको घुटने से दबा के उसके गले को चोक कर दिया और फिर वो मर गया बेचारा। और उसके मरने के बाद क्या हुआ कि ये मूवमेंट स्टार्ट होता है, ब्लैक लाइव्स मैटर। और ये मूवमेंट केवल अमेरिका तक नहीं फैला, केवल अमेरिका तक इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ा, इसका इम्पैक्ट अफ्रीका तक पहुंचा, इसका इम्पैक्ट यूरोप में भी पहुंचा, और इसका इम्पैक्ट इवन इंडिया तक पहुंचा था। इंडिया में भी इसको कुछ अलग तरीके से, हालांकि इसको अब हर एक कंट्री में पहुंच रहा है तो इसको थोड़ा सा उसका जो नेशनल टच है वो तो मिलता ही है, लोकल टच है वो मिलता ही है। बट ये मूवमेंट इंडिया में भी काफी ज्यादा रहा था, प्रोमिनेंट रहा था, लोगों ने इस चीज के लिए आवाजें उठाई थी, बहुत सारी अलग अलग चीजें हुई थी। फिर कुछ साल पहले ना मी टू मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। इसमें जो महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ जो एक तरह से दरिंदगी होती है या उनके खिलाफ जो जातियां करी जाती हैं, ठीक है, जो हरासमेंट होता है, इस चीज के खिलाफ एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। ठीक है, हॉलीवुड की एक एक्ट्रेस से उन्होंने इस चीज को शुरू करा था, हालांकि बहुत सारे अलग अलग जो लोग हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। उन्होंने अपनी अपनी कहानियां शेयर करी कि मेरे साथ ये हुआ था, मेरे साथ ये गलत हुआ था, बहुत सारी चीजें थी। ठीक है, उनके साथ जो सेक्सुअल हरासमेंट हुआ था या उनके साथ जो भी चीजें गलत हुई थी। तो ये मूवमेंट ना केवल केवल अमेरिका तक नहीं रहा, ये अलग अलग दुनिया के अलग अलग देशों तक फैला। इंडिया में भी कई सारे ऐसे इंसिडेंट्स निकल के आए। तो इन मूवमेंट से हम लोगों को क्या पता चलता है कि ये सब मूवमेंट जो हो गए हैं वो सब किसी पॉलिटिकल बॉर्डर या किसी देश भर तक अब सीमित नहीं रहते हैं। अब कोई भी जो मूवमेंट होता है ना वो पूरी दुनिया तक फैलता है, और ये ग्लोबलाइजेशन का पॉलिटिकल कंसिक्वेंस है कि आपका जो मूवमेंट होता है वो अब अकेले किसी देश भर तक सीमित नहीं रह सकता है। एक और एग्जांपल लेता हूँ, उसके बाद इस टॉपिक को वैसे भी एंड करेंगे। अभी कुछ दिनों पहले ना जब जब इंडिया में जो गवर्नमेंट है, अभी करेंट गवर्नमेंट है, उन्होंने फार्मर्स बिल वो लेके आए थे। तो फार्मर्स लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, आप सभी को पता है, जो कि बाद में जाकर काफ़ी उसमें थोड़ी सी दिक्कतें भी आ जाती है। जब जो रिपब्लिक डे था उस दिन लाल किले पे जाकर बहुत सारी चीज़ें हुई थी, कई सारे प्रॉब्लम्स हो गए, वायलेंस वगैरह हो गया था। तो जो फार्मर्स थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे कि सरकार ये जो फार्मर्स बिल लेके आई है वो गलत है और इसको नहीं करना चाहिए। एनीवे, तो उस फार्मर्स बिल के खिलाफ जो प्रोटेस्ट हो रहा था, वो जो मूवमेंट चल रहा था, अमेरिका में भी लोग उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे, कनाडा में भी उठा रहे थे, रिहाना और बहुत सारे अलग अलग जो पॉप सिंगर हैं और अलग अलग जो सेलिब्रिटीज़ हैं उन्होंने भी आवाज़ उठाई थी इस चीज़ के बारे में। तो अब ग्लोबल मूवमेंट बन जाते हैं, अब कोई लोकल मूवमेंट नहीं होता है। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। सो दीज आर द पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज। तो मैं इसको समराइज कर देता हूँ कि ग्लोबलाइजेशन से ये इम्पैक्ट पड़ा है कि जो पॉलिटिकल इंटीग्रेशन हुआ, पहली चीज़ कि अलग अलग जो आप देख रहे हो यूरोपियन यूनियन, आसियान, ब्रिक्स जैसे कंट्री, ब्रिक्स जैसे इंस्टीट्यूशन वो बन पा रहे हैं, वो किसके कारण, वो ग्लोबलाइजेशन के कारण बन पा रहे हैं। और आज जो एनजीओज और ग्लोबल मूवमेंट है वो किसी नेशनल बॉर्डर तक केवल सीमित नहीं रहती है, वो उससे बाहर निकलती है, दुनिया भर में फैलती है, और जिस जिस एरिया में प्रॉब्लम है वहां पर ये प्रोमिनेंट चलती जाती है। अब पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस के कुछ पॉजिटिव एंड निगेटिव एस्पेक्ट है, इसको आप समझ लो। देखो, कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट की अगर बात करें, कुछ अच्छा एस्पेक्ट, तो इससे क्या होता है ना, ग्लोबलाइजेशन के कारण टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी के कारण क्या होता है, सरकार अपने सिटीजन्स को बेटर फैसिलिटीज या बेटर तरीके से गवर्न कर पाती है। जैसे आपको एग्जांपल बताता हूँ कि जैसे कोई टेक्नोलॉजी है, ठीक है, उस टेक्नोलॉजी को सरकार ने उपयोग करा, ठीक है, उस टेक्नोलॉजी को सरकार ने उपयोग करा तो सरकार के पास ना अपने सिटीजन्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियां मिल गई। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए आधार कार्ड, ठीक है, आधार कार्ड जब बनाया गया तो उसके थ्रू क्या हुआ, सरकार के पास अब जानकारी है ना, देश में जितने भी लोग हैं, 100 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं, उनकी जानकारी सरकार के पास है ना। तो अब उसके हिसाब से वो गवर्न कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। अब सरकार के पास डेटा है, सरकार ऐसे अंधेरे में तीर नहीं मारेगी। सरकार के पास डेटा है कि इतने लोग
इस स्थिति में हैं और यहाँ पे रहते हैं, इनके इनका 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 जो डिटेल्स है वो सरकार के पास है। सरकार ने उस फिर आधार कार्ड को अलग अलग चीज़ों से लिंक कर दिया, आपको पता होगा पैन कार्ड से लिंक कर दिया है, बैंक अकाउंट से लिंक कर दिया, आपको जो सब्सिडी मिलेगी उस चीज़ में लिंक कर दिया है, कई स्टेट्स में जो ड्राइविंग लाइसेंस में उसमें लिंक कर दिया है, राशन कार्ड में लिंक कर दिया। मतलब सरकार के पास डेटा है ना, सारी चीज़ें। क्या आपके पास कितने पैसे हैं, आपने कौन सा ट्रांजेक्शन किया, आपने कहाँ से अनाज उठाया, आपने कहाँ से, इवन की हेल्थ के साथ में उसको जोड़ दिया गया, आपने कहाँ पे इलाज करवाया है, कौन सी बीमारी है आपके पास, सारी जानकारी सरकार के पास है। तो इससे क्या होता है, सरकार बेटर गवर्न कर पाती है, बेटर सर्विसेज अपने लोगों को प्रोवाइड कर पाती है। तो ये इसका पॉलिटिकल एस्पेक्ट है कि इट हैज हेल्प स्टेट टू गेट फुल इंफॉर्मेशन अबाउट सिटीजन थ्रू मॉडर्न टेक्नोलॉजी। कि नए नए टेक्नोलॉजी के द्वारा ही सरकार इस काबिल हुई है कि अपने सिटीजन्स के बारे में जानकारी इकट्ठा करे, और जानकारी इकट्ठा करके सरकार बेटर तरीके से गवर्न कर पाती है, रूल कर पाती है और लोगों को हेल्प कर पाती है। सरकार को ये पता है ना कि आपको कौन सी बीमारी है, तो उस हिसाब से आपके लिए बहुत सारी योजनाएं चला सकती है, बहुत सारे प्रोग्राम चला सकती है एंड ऑल। तो ये सारी चीज़ें इससे संभव हुआ, इस टेक्नोलॉजी से कारण और ग्लोबलाइजेशन के कारण ही। और ग्लोबलाइजेशन के कारण ही आपको टेक्नोलॉजी मिलता है और उसका यूज़ करके सरकारें अच्छे तरीके से गवर्न कर पाती है। लेकिन कुछ निगेटिव एस्पेक्ट भी है। निगेटिव एस्पेक्ट ये कि सरकार का जो वैल्यू है ना वो कम होता जाता है। स्टेट सोवरेनिटी जो एक कंसेप्ट निकल के आया था, आप सबको पता होना चाहिए कि स्टेट अपने आप में सोवरेन होती है। राज्य जो होता है, जो सरकार होता है, सरकार होती है, वो अपने आप में सोवरेन होती है। इट हैज़ ऑल द राइट्स टू गवर्न इट्स सिटीजन्स, राइट। जैसे मान लो इंडिया की सरकार है, तो इंडिया की जो टेरिटरी में रहने वाले लोग हैं, तो उनके बारे में डिसीजन कौन लेगा, सरकार लेगी। लेकिन ग्लोबलाइजेशन के कारण क्या होता है कि यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग प्लेयर्स आ जाते हैं इस पिक्चर में, बहुत सारे एमएनसीज वगैरह आ जाते हैं। अब ऐसे स्थिति में सोचो, एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि एक कंट्री है, ठीक है, और उस कंट्री में ना बड़ी बड़ी एमएनसी आती है, लाइक पेप्सी आती है, कोका कोला आती है, नेस्ले आती है, राइट, टेस्ला आती है, एप्पल आती है। और वो जो एमएनसी होते हैं उनके पास कितना पैसा होता है पता है, देश के जितने जीडीपी भी ना हो उनसे ज्यादा पैसा होता है उनके पास। मतलब पूरे देश को मिला के जितना पैसा नहीं होता है ना, उससे ज्यादा पैसा होता है एक एक एमएनसी के पास। ठीक है, जितना पूरे भारत देश के पास पैसा नहीं होगा उससे ज्यादा पैसा है एप्पल कंपनी के पास, उससे ज्यादा पैसा होगा माइक्रोसॉफ्ट के पास। चलो ये तो मैं भारत की बात कर रहा हूँ, तो चलो ठीक ठाक हालत में है। आप दुनिया के अलग अलग देशों का एग्जाम्पल लो, समझ में आएगा, आपको ये चीज पता चलेगी कि उन देशों में जो स्थिति है वो बहुत बड़ी होती है। एमएनसी जब आते हैं तो वहाँ की सरकारों पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस डालते हैं, वहाँ के डिसीजन मेकिंग में इंटरफेयर करते हैं। एमएनसीज क्या करते हैं, उस देश की गवर्नमेंट के डिसीजन मेकिंग में इंटरफेयर करते हैं। इस चीज को आप समझो, मतलब स्टेट की जो सोवरेनिटी होती है, कि सोवरेनिटी मतलब क्या होता है, एक तरह से आप कह सकते हो फ्रीडम टू डिसाइड। ठीक है, डिसीजन लेने का जो फ्रीडम होता है वो कम होता हुआ जाता है। समझ में आ रही चीजें। एक मान लो बुरुंडी नाम का देश है, बुरुंडी नाम के देश में कोका कोला कंपनी अब वहां पर आ गई। अब कोका कोला कंपनी जब आ गई है, बड़ा सारा फैक्ट्री उन्होंने स्टैब्लिश कर दिया है, लैंड वगैरह ले लिया है, तो ऐसी स्थिति में वो उस देश के गवर्नमेंट पे बहुत ज्यादा प्रेशर डालेगी कि आप ऐसा नहीं ऐसा करो, ऐसा नहीं ऐसा करो, तभी जाकर मैं यहाँ पर रहूंगा, अदरवाइज क्या करूंगा, मैं ऐसे एग्जिट कर लूंगा। ये भी चीजें होती हैं कई बार। और एक एग्जाम्पल बताता हूँ आपको, ये एग्जाम्पल हालांकि आगे भी काम आएगा। जैसे इंडिया है, इंडिया में ना बहुत सारे कंपनीज है, लाइक बहुत सारी कंपनीज आना चाहते हैं और इंडिया भी चाहती है कि बहुत सारे अलग अलग कंपनीज इंडिया में आए। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल के लिए टेस्ला, राइट, टेस्ला कंपनी है, वो इंडिया में आना चाहती, तो इंडियन गवर्नमेंट बोलेगी कि भाई आ जाओ आप, फायदा है, इंडिया का फायदा है। इससे क्या होगा कि यहाँ पर ना रोजगार बनेगा और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होंगी, फायदा होगा, जीडीपी वगैरह बढ़ेगा। लेकिन टेस्ला कंपनी कहेगी कि इंडियन गवर्नमेंट, डियर इंडियन गवर्नमेंट, मैं आपके देश में क्यों आऊँ, मैं इससे बेटर है वियतनाम में चला जाऊँ, मैं इससे बेटर है कि दूसरे देशों में चला जाऊँ। क्यों? क्योंकि उन देशों में उतने स्ट्रिक्ट लेबर लॉज नहीं है। अगर मैं वहाँ के लेबर्स को थोड़ा कम भी पैसा देता हूँ, थोड़ा कम भी फैसिलिटीज देता हूँ, तब भी वो लोग राजी हैं। मैं आपके देश में क्या हो, आपके ना बड़े सारे
कड़े लेबर लॉ है कि आपको लेबर को इतना पैसा देना पड़ेगा, मिनिमम वेजेस, इतना ओवर टाइम देना पड़ेगा, तो सरकार क्या बोलेगी? अच्छा ठीक है, कम ही पैसा दे दीजिएगा, दो चार नियम फॉलो नहीं करिएगा, लेकिन आप आ जाइए। देखा, किसी एक बड़े कंपनी को बुलाने के चक्कर में सरकार कई बार क्या करती है कि अपने लॉज को थोड़ा सा क्या, कई बार तो बहुत ज़्यादा सा हल्का कर देती है, कमज़ोर कर देती है। तो ये अपने आप में बहुत ही गलत है, और गलत इस सेंस में है बिकॉज इससे क्या होता है कि वो आपके डिसीजन मेकिंग में इंटरफेयर कर रहा है। स्टेट के पास अपना अथॉरिटी होगा ना, लेकिन वो आपके डिसीजन मेकिंग में इंटरफेयर करेगा, मतलब आपकी अपनी सॉवरेनिटी नहीं रही। तो ये पॉलिटिकल कंसिक्वेंस में एक नेगेटिव एस्पेक्ट है कि जो ये स्टेट के सॉवरेनिटी रहते थे, सबसे सुप्रीम स्टेट रहता था जो 1648 में जो एक ट्रीटी हुआ था, ट्रीटी ऑफ वेस्टफैलिया, उसमें यही चीज़ें तो निकल के आई थी, स्टेट सोवरेनिटी वाला कंसेप्ट कि स्टेट ही सोवरेन होगा, वो सारे मैटर्स पे खुद से डिसीजन लेगा। लेकिन नहीं, अब क्या हुआ है, अब स्टेट की जो सोवरेनिटी है, स्टेट की जो कैपेसिटी है अपने लोगों को अपने हिसाब से गवर्न करने की, वो अब कमज़ोर होती जा रही है, वो कम होती जा रही है। अब स्टेट जो एक ज़माने में वेलफेयर स्टेट होती थी, अपने सिटीजन्स को फूड देती थी, अपने सिटीजन को एजुकेशन देती थी, राइट, अपने सिटीजन्स को बहुत सारे सोशल वेलफेयर स्कीम देती थी, अब वो सब नहीं देती है। अब उसके जगह वेलफेयर स्टेट की जगह अब स्टेट बन चुकी है मिनिमलिस्ट स्टेट। मिनिमलिस्ट स्टेट मतलब अब सरकार बहुत कम से कम डिसीजन लेती है, सरकार इन सब चीज़ों में से हाथ निकाल लेती है, ठीक है, उससे हट जाती है। अब प्राइवेट कंपनी इस चीज़ को देखेगी, राइट, अब हम लोग नहीं देखेंगे इस चीज़ को, मतलब स्टेट इस चीज़ को नहीं देखेगी, अब प्राइवेट कंपनी, बड़ी बड़ी जो एमएनसीज होंगी, वो इस काम को अब करेगी, राइट। तो इससे ये सिचुएशन हो जाता है। द एंट्री एंड द इंक्रीज रोल ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज ऑल ओवर द वर्ल्ड लीड टू अ रिडक्शन इन द कैपेसिटी ऑफ गवर्नमेंट टू टेक डिसीजंस ऑन देयर ओन। मतलब बहुत सारी जब एमएनसीज किसी कंट्री में घुस जाती है, तो इसके कारण से क्या होता है कि वहाँ की जो गवर्नमेंट होती है वो अपने हिसाब से डिसीजन नहीं ले पाती है, उनके पास उतना एक तरह से कह सकते हो कि एक उनका जो पावर होता है ना, उनकी जो सवरेनिटी, उनकी जो डिसीजन मेकिंग पावर होती है, वो कम होती है। ये आपके क्या है, ये आपके नेगेटिव एस्पेक्ट हैं पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस के, कि अगर आप अलग अलग कंपनीज को अपने यहाँ पे घुसने दोगे तो स्टेट कमजोर होती चली जाएगी, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल आपको देता हूँ, मान लो कोई एजुकेशन सेक्टर है, ठीक है, या फिर हेल्थ सेक्टर है, सरकारों को क्या करना चाहिए, इसमें बहुत ज़्यादा योगदान करना चाहिए, ठीक है, लोगों के लिए एजुकेशन की फैसिलिटीज़ वगैरह प्रोवाइड करनी चाहिए, हेल्थ फैसिलिटीज़ वगैरह प्रोवाइड करनी चाहिए। लेकिन अगर मान लो कि एजुकेशन वाले सेक्टर में ना बहुत सारे एमएनसीज आ जाए, जैसे अमेजन वगैरह आ जाए, अमेजन का भी अपना एकेडमी है, अपना उनका चलता है, एजुकेशन सेक्टर में भी है, हेल्थ सेक्टर में बहुत सारे एमएनसी घुस जाए, तो सरकारें जब डिसीजन लेने के लिए जाएंगी ना, तो उस समय में क्या होगा पता है, कि वो इंटरफेयर करेंगे। जैसे एक और एग्जांपल मुझे याद आ रहा है, अभी कुछ साल पहले ना मैगी, आप लोग मैगी खाते होगे, तो मैगी जो उनकी कंपनी है वो है नेस्ले, मैगी तो प्रोडक्ट है, नेस्ले कंपनी है। तो ये फाइंडिंग मिली थी कि मैगी जो है ना, जो आप खाते हो नूडल्स के तौर पे, उसमें बहुत ज़्यादा लीड है, लीड मतलब सीसा, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा लीड है, उसमें एक लिमिट होता है कि उससे ज़्यादा अगर लीड है तो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है। मैगी को बैन कर दिया गया, मैगी को बैन कर दिया, और कट टू कुछ मंथ बाद वापस मैगी आ गई। क्या आपको लगता है कि नेस्ले कंपनी ने वहां पर इंटरफेयर नहीं किया होगा? कैसे एक कंपनी जिस पर ये एलिगेशन लगा है कि आपके मैगी में, आपके प्रोडक्ट में बहुत ज़्यादा सीसा है, आपका जो प्रोडक्ट है वो बहुत हानिकारक है, कंपनी वापस से उनको क्लीन चिट मिल जाता है, वो उनका क्लीन हो जाता है प्रोडक्ट, सारी चीज़ें सेम हो जाती है, और फिर से वो अपने प्रोडक्ट को बेचना शुरू कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती, बहुत सारे अलग अलग इवेंट्स हैं, कितने ही कहानी बताऊँ आपको। उसके बाद बात कर लेते हैं इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस की। देखो, इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस में जैसे ही ध्यान आता है तो हम लोग को ये पता चलता है कि WTO या फिर जो IMF है, ये सब जो ऑर्गेनाइजेशन है, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, ये सब ना ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा देते हैं। आपने पढ़ा होगा IMF के बारे में, IMF क्या है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। जब 1 जुलाई 1944 से 22 जुलाई 1944 के बीच में, जब अमेरिका के न्यू हैम्पशायर स्टेट में जॉर्ज वाशिंगटन होटल में जब ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हुआ था,
तो वहाँ पर दो संस्थाएं निकल के आई थी जिसका नाम था वर्ल्ड बैंक और IMF। हालांकि वर्ल्ड बैंक तो नहीं था, बेसिकली उसका नाम जो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट है, और साथ ही साथ उसका पूरा एक ग्रुपिंग है। बट एनीवे हम लोग कहने के लिए कह सकते हैं कि वर्ल्ड बैंक और IMF था। तो IMF क्यों बनाया गया था? IMF इसलिए बनाया गया था ताकि दुनिया भर के जो अलग अलग देश है उनको कभी ज़रूरत पड़ेगी, उन सबका अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आएगा, मतलब उन सबका जब संकट आएगा, उनके पास पैसे नहीं रहेंगे, तो यहाँ से लोग लोग लोन ले लेंगे, कंट्रीज लोन ले लेंगे। WTO 1995 में बनाया गया था, 1 जनवरी 1995 में बनाया गया था। क्यों बनाया गया था? इसलिए बनाया गया था ताकि जो ट्रेड है ना वो फ्रीली हो सके अलग अलग कंट्रीज के बीच में, फ्री ट्रेड को फैसिलिटेट करने के लिए। जैसे मान लो कि इंडिया है, जापान है, कोरिया है, इंडोनेशिया है, इन सब के देशों में ट्रेड करने में कोई रेस्ट्रिक्शन ना हो, बीच में कोई बाधा ना हो, फ्री ट्रेड हो सके। तो इस सब तरीकों से और इन सब कारणों से IMF और WTO जैसे ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए थे। और ये सब लोग ना सपोर्ट करते हैं, ये सब जो इंस्टीट्यूशन होते हैं सपोर्ट करते हैं टू फैसिलिटेट फ्री ट्रेड, टू फैसिलिटेट ग्लोबलाइजेशन, और यही सब तो कराते हैं। आपको क्या लगता है WTO क्या काम करता है? WTO क्या काम करता है? फ्री ट्रेड को प्रमोट करता है। तो ये दरअसल ग्लोबलाइजेशन को ही तो प्रमोट कर रहे हैं, एक तरह से आप कह सकते हो कि नहीं कह सकते हो? ये सब क्या कर रहे हैं? ये सब ग्लोबलाइजेशन को ही प्रमोट कर रहे हैं, फ्री ट्रेड हो। ये चाहते हैं हमेशा कि दो देशों के बीच में रिस्ट्रिक्शंस ना हो ट्रेड में। तो दरअसल ये ग्लोबलाइजेशन को ही प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है। IMF आपको क्यों लोन दे रहा है? IMF आपको लोन तब देता है जब आपका इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वाला जो मुद्दा होता है ना, उसमें आपके घाटे होने शुरू हो जाते हैं, आपके पास पैसे नहीं रहते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। ठीक। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का जो सपोर्ट होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और इसी के कारण आपका ग्लोबल मार्केट प्लेस बन सका है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ही है तभी तो अब आपका ग्लोबल मार्केट प्लेस है, पूरी दुनिया में ट्रेड हो पा रहा है एक देश से दूसरे देश के बीच में फ्रीली। कहाँ होता था 19th सेंचुरी, जो 20th सेंचुरी है उसमें होता था, लिमिटेड होता था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं होता था, होता था बट लिमिटेड होता था। लेकिन आज के जिस लेवल पे हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, जिस लेवल पे कोऑपरेट कर रहे हैं, वो पहले नहीं था, और ये बढ़ता 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 ही जा रहा है। ठीक है। साथ ही साथ जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट पर रिस्ट्रिक्शंस है वो कम से कम होते जा रहे हैं। दो देशों के बीच में जब व्यापार के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस होते हैं कि आप इतना ही इम्पोर्ट करोगे, आप उतना ही एक्सपोर्ट करोगे, ये जो रिस्ट्रिक्शंस है वो कम होते जाते हैं। इवन की WTO इस चीज़ पर निगाहें रखता है कि जो कंट्रीज हैं वो रिस्ट्रिक्शंस कम से कम लगाए और ना लगाए। ठीक है। अगर कोई रिस्ट्रिक्शन लगा देता है, कैसे रिस्ट्रिक्शन? जैसे आप इंपोर्ट ड्यूटी लगा दो, टैक्स लगा दो, या फिर कोटा फिक्स कर दो, तो ऐसे स्थिति में WTO डांटता है कि तुम क्यों लगा रहे हो, उसके ऊपर कार्रवाई करता है। और इन सब के बीच में जो MNCs होते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज, वो बहुत ही ज़्यादा की रोल प्ले करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो कि दुनिया भर में कितने MNCs का कितना बड़ा प्रभुत्व है। ठीक है। बड़े बड़े MNCs सोच सकते हो कि उनके पास इतना 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 धन होता है कि कई देशों के धन के बराबर या उससे ज़्यादा भी आपका उनके पास पैसा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ब्लैक रॉक कंपनी है, उनके पास भारत के GDP का 3 गुना, भारत का GDP करीब $3 ट्रिलियन है, US डॉलर, और उनका पूरा जो वेल्थ मैनेज करते हैं वो $9 ट्रिलियन का है। तो सोच सकते हो ऐसे ऐसे स्थिति में MNCs ऑपरेट करते हैं, तो उनका जो रोल होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है कि कुछ इकोनॉमिस्ट ना ये कहते हैं कि इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन ना एक रिकॉलोनाइजेशन है। इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन एक रिकॉलोनाइजेशन का एक स्ट्रक्चर है। मतलब ये दरअसल ग्लोबलाइजेशन नहीं हो रहा है, ये कब्जा किया जा रहा है, ये एक नियो कॉलोनाइजेशन है। इसको आप कह सकते हो नियो कॉलोनाइजेशन। इस वर्ड को भी आप मेंशन कर सकते हो, नियो कॉलोनाइजेशन वर्ड। ठीक है। जो कुरुमा थे उन्होंने इस वर्ड को, घाना के जो मुखिया थे, घाना के जो चीफ थे, तो आपने NAM के बारे में पढ़ा होगा, तो उसमें जो कुरुमा थे, तो उन्होंने इस वर्ड को इवन की यूज़ किया था, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलराइज किया था, न्यू कॉलोनाइजेशन। दरअसल होता क्या है, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन नहीं हो रहा है, रिकॉलोनाइजेशन हो रहा है। इसका अर्थ ये हुआ है कि जो पावरफुल कंट्रीज होते हैं, जो डेवलप कंट्रीज होते हैं, जो बड़े MNCs होते हैं, उनको फायदा होता है। और बेचारे जो छोटे छोटे कंट्रीज होते हैं, पुअर कंट्रीज होते हैं, वो और ज़्यादा गरीब होते चले जाते हैं। मतलब अमीर और ज़्यादा अमीर होता जा रहा है, और गरीब और ज़्यादा गरीब होता हुआ जा रहा है। क्या लगता है आपको कि ये श्रीलंका की इकॉनमी क्यों बर्बाद हुई? अभी जो आप करंट में, अगर आपने न्यूज़ वगैरह को फॉलो किया होगा, तो आपको पता चला होगा कि श्रीलंका की इकॉनमी बहुत बर्बाद हो चुकी है।
क्या आपको लगता है कि जिम्बाब्वे की इकॉनमी क्यों बर्बाद हुई थी? क्यों लगता है आपको अर्जेंटीना की और जो अलग-अलग देशों की इकॉनमी है वो बर्बाद होती है? वो इसलिए होती है बिकॉज़ कि वहाँ पर ना डेवलप कंट्रीज़ वहाँ पर आते हैं ग्लोबलाइजेशन के नाम पर और उस देश का शोषण कर लेते हैं एक तरीके से। ठीक है? मतलब इससे ये पता चला है कि इससे बहुत ही छोटी पॉपुलेशन को, बहुत ही स्मॉल पॉपुलेशन को फ़ायदा मिला है और जो बड़ी पॉपुलेशन है, जो उस देश में लोग हैं, जो कि उस देश के सरकारी जॉब्स और सरकारी वेलफेयर स्कीम से डिपेंड करते हैं, उन सब का हाल खराब होता चला गया है। मान लो कि ए नाम की कंट्री है, ठीक है? और इसमें बड़े सारे लोग गरीब हैं, ठीक है? गरीब देश है और बड़े सारे लोग गरीब है, वो डिपेंड करते हैं सरकार की नौकरी, सरकार मुझे नौकरी देगा, सरकार मुझे एजुकेशन देगा, सरकार मुझे हेल्थ एंड सैनिटेशन की सुविधाएं देगा, उन सब चीज़ों पे डिपेंड करते हैं। लेकिन होता क्या है कि कोई बड़ी एमएनसी आ गई, कोई बड़ी डेवलप कंट्री की कंपनी आ गई और उस देश में क्या होगा कि उस देश में जो एजुकेशन प्रोवाइड करेगा वो कंपनी, हेल्थ प्रोवाइड करेगा वो कंपनी, सैनिटेशन प्रोवाइड करेगा वो कंपनी। मतलब एक तो आपने पहले भी देखा था ना कि जो देश की सरकारें होती है वो वेलफेयर से मिनिमलिस्ट होती चली जाती है। वेलफेयर मतलब बहुत सारी सुविधाएं देना। एक एक वेलफेयर स्टेट मतलब होता है कि अपने सिटीजन्स को बहुत सारी सुविधाएं देना, उनको हेल्थ, एजुकेशन और बहुत सारी सुविधाएं देना। मिनिमलिस्ट गवर्नमेंट मतलब हो जाता है कि कम से कम सरकार का इकोनॉमी में कंट्रोल रहेगा, सरकार कम से कम इंटरफेयर करेगी। और तो यही सारी चीज़ें होती है कि बहुत छोटा पॉपुलेशन होता है ना, उसको फायदा मिलता है और बड़ी सारी जो पॉपुलेशन है वो, उनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको बता, जैसे इंडिया का एग्जाम्पल ले लो। इंडिया का एग्जाम्पल समझो, रिलायंस कंपनी है, ठीक है, अडानी कंपनी है, अलग अलग जो कंपनीज है, आज देखो कितने 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 बड़े होते चले गए हैं। और बाकी जो जनता है, भारत की जनता आज भी बहुत बुरी स्थिति में है। तो होता क्या है कि कुछ जो लोग होते हैं ना बहुत ज़्यादा अमीर होते चले जाते हैं और बाकी लोग गरीब के गरीब रह जाते हैं और ज़्यादा गरीब होते जाते हैं। मुंबई का एग्जाम्पल ले लो। मुंबई में आपको अगर पर्सनल बताओ तो पर्सनल हाउस की बात करूँ तो दुनिया में सबसे महंगा घर है एंटीलिया, मुकेश अंबानी का, और उसे मुंबई में वन ऑफ द लार्जेस्ट स्लम है धारावी। तो ये कॉन्ट्रास्ट क्यों है? क्यों ऐसा है कि एक वही शहर है जहाँ पर दुनिया का सबसे महंगा घर है और एक वही शहर है जिसमें दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट स्लम धारावी? क्यों? क्योंकि कुछ पॉपुलेशन को इसका फ़ायदा मिलता है। रिलायंस कंपनी दुनिया भर में तेल और एनर्जी और जो अलग-अलग सर्विसेज़ होती हैं, सॉफ्टवेयर एंड ऑल, उन सब सर्विसेज़ को प्रोवाइड करके वो अमीर होती चली गई और बाकी अडानी वगैरह सब भी, और बाकी लोग गरीब होते चले गए। तो बाकी लोग बेचारे जॉब्स एंड वेलफेयर के लिए सरकार पे डिपेंडेंट रहते चले गए, लेकिन सरकार तो अब इन सब चीज़ों से हाथ खींचती जा रही है। सरकार, क्या लगता है आपको क्या चीज़ें हो रही हैं? ठीक है? तो ये सारी चीज़ें, और बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने ये भी कहा कि सोशल सेफ्टी नीड्स की ज़रूरत है। सोशल सेफ्टी नीड्स मतलब सरकार को ना बहुत सारे सोशल वेलफेयर स्कीम्स चलाने की ज़रूरत है। वेलफेयर स्कीम या सोशल वेलफेयर पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। जैसे मान लो लोग हैं, ठीक है? किसी एक देश में गरीब लोग हैं और ग्लोबलाइजेशन होता है, दुनिया के अलग अलग जो कंपनीज हैं वो आती है। जैसे मैंने थोड़ी थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था, जैसे मान लो टेस्ला कंपनी है, वो आती है तो इंडिया के सामने शर्त रखती है कि इंडियन गवर्नमेंट जब तभी आएंगे जब तुम अपने लॉज में थोड़ा सा छूट दोगे, जब तुम ये करोगे कि मैं कुछ लॉज को फॉलो ना करूँ तो भी चलेगा, मैं आपके वर्कर्स को थोड़ा सा कम वेजेस दूँ तो भी चलेगा, तभी हम आएंगे। तो ऐसे स्थिति में सरकार को इसमें इंटरफेयर करके सरकार को सोशल सेफ्टी नेट्स बनाने चाहिए। मतलब लोगों की जो सामाजिक सुरक्षा है उनका उनका ध्यान रखना चाहिए। जैसे मिनिमम वेजेस, वो भी एक सोशल सिक्योरिटी नेट हो गया कि सरकार बोलेगी नहीं, आपको इतना तो देना ही पड़ेगा, आपको ओवर टाइम फैसिलिटी देनी ही पड़ेगी। अच्छा ठीक है, आप नहीं दोगे तो कम हम ही दे देंगे, राइट? या फिर सरकार को इस चक्कर में क्या करना चाहिए, इस स्थिति में क्या करना चाहिए, बहुत सारी और भी चीज़ें होती है, जैसे पेंशन, नेशनल पेंशन स्कीम वगैरह जो है, वो सारी चीज़ें सही तरीके से इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। सरकार को जो फूड ग्रेन एंड हॉस्पिटल के जो खर्चे होते हैं, ये सारी चीज़ें सरकार को उठानी चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए इंडिया में आयुष्मान भारत योजना है ना, 5 लाख तक का आपको जो इलाज होता है हॉस्पिटल में, वो करवा सकते हो। वो सब भी एक सोशल सेफ्टी नेट है। तो ये इकोनॉमिक्स सब यही कहते हैं कि आपको ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। ये सब जो सोशल सेफ्टी नेट्स है वो प्रोवाइड करने चाहिए अपने लोगों को। अदरवाइज क्या होगा कि जब एमएनसीज वगैरह आएंगी, जो बड़ी बड़ी कंपनीज आएंगी, वो तो पूरा बर्बाद, वो तो एक्सप्लॉइटेशन के नेचर होता है ना उनका। उनका तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का मेन मोटिव होता है, तो वो तो इस चक्कर में नहीं रहेंगे कि लोगों का भला करना है। वो तो पैसे बांटने थोड़ी आए, कोई दयालु व्यक्ति थोड़ी है वो।
तो ऐसे स्थिति में सरकार को क्या करना चाहिए, सोशल सेफ्टी नेट्स को ज़्यादा क्रिएट करना चाहिए। और बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ये मानते हैं और बहुत सारे मूवमेंट से ये निकल के आता है कि ये सोशल सिक्योरिटी नेट सब है वो इनसफिशेंट है, मतलब कोई काम नहीं है भी तो बहुत इसका कोई यूज़ नहीं है और ये सारी चीज़ें ऐसी स्थिति में। और इन सब कारणों से क्या होता है कि इकोनॉमिक बर्बादी होती है। जो वीकर कंट्रीज होते हैं, जो बेचारे गरीब कंट्रीज होते हैं, उनकी स्थिति खराब, और जो अमीर कंट्री होते हैं, डेवलप कंट्री होते हैं, उनकी स्थिति बेहतर होती चली जाती है। उनके पास बड़े बड़े पैसे होते हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा कैपिटल होता है एंड बहुत सारी चीज़ें होती है, तो वो प्रॉस्परस होते चले जाते हैं। और जो गरीब कंट्री होती है उनका गरीबी बढ़ता जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं बताओ यूएस, ठीक है, यूएस की बहुत सारी कंपनीज हैं, ठीक है, वो बांग्लादेश चली गई, वो श्रीलंका चली गई, वो इंडोनेशिया चली गई, वो मलेशिया चली गई, और सब कंपनी अलग अलग देशों में पहुंच चुकी। तो एक तरह से आप कह सकते हो कि जो पैसा है वो यूएस चला जाएगा ना, कंपनी तो यूएस की। तो इंडिया, एक जैसे इंडिया का एग्जाम्पल ले लो, इंडिया का बहुत बड़ा मार्केट उनको दिखता है, ठीक है, तो सब कंपनी आती है, यहाँ की लोकल कंपनी को बंद कर देती है और खूब पैसा कमा के चली जाती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको बताऊं कि पार्ले, ये इंडिया की कंपनी थी, लेकिन आप कितने सॉफ्ट ड्रिंक को कंज्यूम करते जो पार्ले कंपनी की हो, ना के बराबर। आप कंज्यूम करते होगे तो पेप्सी के प्रोडक्ट को, पेप्सी कोके के प्रोडक्ट को, कोका कोला के प्रोडक्ट को। दरअसल पैसा कहाँ जा रहा है, यूएस जा रहा है, एक तरह से आप कह सकते हो। ये भी चीज़ें होती कि वो कंपनीज आती है और क्योंकि उनके पास इतना ज़्यादा पैसा होता है कि लोकल जो कंपनीज होती हैं उसको ख़त्म करते हैं, और जो लोग होते हैं वो अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं बहुत सारे बड़े लेवल पे, ठीक है, क्योंकि लोकल कंपनीज बर्बाद हो जाती, बंद हो जाती। क्या आपको लगता है कि जैसे वॉलमार्ट जब आई थी, तो वॉलमार्ट जब आई थी तो उन्होंने क्या किया, फ्लिपकार्ट को ही खरीद लिया, ठीक है, तो वो सब उनके पास इतना ज़्यादा पैसा होता है कि दे कैन डू एनीथिंग, राइट। तो ऐसे ही कंडीशन में क्या करना चाहिए, सरकार को सोशल सेफ्टी नहीं देना चाहिए, बट वो सब है नहीं, इतना है नहीं, पता चलता है कि दुनिया भर में कि है नहीं। और इससे बर्बादी ये होती है कि जो स्मॉलर कंट्रीज होते हैं, जो वीकर कंट्रीज होते हैं, उनका नाश होता है और अमीर कंट्री आगे बढ़ते चले जाते हैं। देखो, अब इकोनॉमिक कंसिक्वेंस के कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट की बात कर लेते हैं। देखो, जो ग्लोबलाइजेशन में इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेस है उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट ये, इंटरनेशनल ट्रेड में बढ़ोतरी होती है, इंटरनेशनल ट्रेड में बढ़ोतरी होती है तो इससे क्या होता है कि हम लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बेहतर होता है। दुनिया भर के प्रोडक्ट्स आज हमारे पास अवेलेबल है। आज आप चाइना से प्रोडक्ट खरीद लेते हो, यूएस से प्रोडक्ट खरीद लेते हो, जापान से प्रोडक्ट खरीद लेते हो, तो इससे बेहतरी होती है, दुनिया के अलग अलग देशों में प्रॉस्पेरिटी आती है ट्रेड बढ़ने से, इंटरडिपेंडेंस बढ़ता है। और लोगों के बीच में इंटरडिपेंडेंस के आज उसके लिए आप उस पर डिपेंडेंट, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल पूरी दुनिया की जो इकॉनमी है ना वो डिपेंडेंट है सेमीकंडक्टर के लिए ताइवान पे, ठीक है, सेमीकंडक्टर उनको देगा, क्योंकि सेमीकंडक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बनते हैं उसमें सेमीकंडक्टर आपको यूज होता ही होता है, तो ताइवान पे डिपेंडेंट है, ठीक है। इंडिया के जो बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें आप चाइना पे डिपेंडेंट रहते हो, जैसे आप फ़ोन बनाते हो, बैटरी बनाते हो, हेडफोन बनाते हो, स्पीकर बनाते हो, वो सब के लिए चाइना पे डिपेंडेंट होते हो। तो अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग डिपेंडेंसी होती है अलग अलग देशों में। जैसे हमारे पास स्टील काफ़ी अच्छा है, जूट है, ये सारी चीज़ों तो दुनिया भर के कई सारे कंपनीज हमसे वगैरह खरीदती हैं इन सब चीज़ों को। तो इंटरडिपेंडेंस में इंक्रीज होती है, इंटीग्रेशन होता है गवर्नमेंट के बीच में, बिजनेसेस के बीच में और पीपल के बीच में, लोगों के बीच में। जब कभी भी जैसे मान लो कि मोदी जी जाते हैं, तो मोदी जी जाते हैं तो अपने साथ बहुत सारे बिजनेसमैन को भी ले जाते हैं, चलो तो कोऑपरेट, अलग अलग कंट्रीज कोऑपरेट करेंगे एंड ऑल, ठीक है। वर्ल्ड बैंक ना बहुत सारे सोशल फंड्स भी क्रिएट करता है ताकि पॉवर्टी दूर हो सके पूरा दुनिया भर में, और कई सारे अलग अलग देशों को फंडिंग भी देता है, पैसे देता है ताकि वहाँ पे पॉवर्टी दूर हो सके, ठीक है, ताकि पॉवर्टी लाइन से नीचे ना जाए। तो ये पॉजिटिव एस्पेक्ट है कि कमाई होती है तो उसका बहुत ज़्यादा खर्चा होता है फिलैंथ्रोपिक कामों पे। नेगेटिव एस्पेक्ट की बात करें तो अभी मैंने बताया सोशल जस्टिस को प्रोवाइड करने में स्टेट्स फेल है, ठीक है, फेल हो जाते हैं कई बार, क्योंकि इतना ज़्यादा प्रेशर पड़ता है वहाँ की गवर्नमेंट पर, जो एमएनसीज होते हैं या बड़े पावरफुल कंट्रीज होते हैं, वो इसके कारण से वहाँ पे सोशल जस्टिस प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं। और जो जबरदस्ती का इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन होता है इससे वीकर कंट्रीज का इकोनॉमी बर्बाद हो जाता है। क्या आपको लगता है श्रीलंका क्यों बर्बाद हुआ, अभी जो मैंने एग्जांपल लिया तो वो इसलिए बर्बाद हो गया कि चाइना ने उस पर बहुत 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 जबरदस्ती करके वहाँ पे इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन किया, आपने बहुत सारा पैसा वहाँ पर दे दिया, बहुत सारा कर्जा दे दिया, उधार दे दिया, और इस कारण से आज बर्बाद हो गया, ठीक है। तो एक पॉपुलेशन के एक बहुत ही छोटे सेक्शन को इससे फायदा मिलता है। तो दीज आर द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ, नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल, सॉरी, इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज, राइट। तो ये इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस के कुछ नेगेटिव एंड पॉजिटिव एस्पेक्ट है। नाउ कमिंग टू द पॉइंट दैट इज कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेज।
राइट। कल्चर कॉन्सिक्वेंस की बात करें तो आप घर में क्या सोचते हो, किस घर में रहोगे, क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या पहनोगे, क्या सोचोगे, क्या लिखोगे, क्या पढ़ोगे, ये सब चीजें डिपेंड करती है ग्लोबलाइजेशन पे। आप लोगों को आश्चर्य हो रहा होगा, आप क्या सोचते हो, क्या आप सोचोगे, किस प्रकार से आप वोट करोगे, इवन की किस व्यक्ति के प्रति आपके अच्छे विचार होंगे, किस व्यक्ति के खिलाफ आपके मन में विचार होंगे, सब ग्लोबलाइजेशन तय करता है। आपने एआई वगैरह का नाम सुन रखा होगा, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, इन सब के थ्रू आप क्या सोचोगे, ये सब डिसाइड होता है। अभी आप यूट्यूब पे देख रहे होगे इस वीडियो को, यूट्यूब पे आप अगला वीडियो कौन सा देखोगे, ये आप नहीं डिसाइड करते हो, ये कोई मशीन डिसाइड करता है। आप इतने ज्यादा गुलाम हो चुके हो, ठीक है। तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। आप किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करोगे या उसको हेट करोगे, ये सब डिसाइड किया जाता है बैठकर बड़ी बड़ी कंपनीज के द्वारा। फेसबुक पे कई समय तक केस चला था इसके ऊपर, गूगल पे, कि वो ना इलेक्शन के समय में मैनिपुलेट करते हैं लोगों के थिंकिंग को। अमेरिका में भी, इंडिया में भी कई सारे केसेस समझ में आए थे कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो उनको फंडिंग देती है, कि अगर मैं एक व्यक्ति हूँ, सिटीजन हूँ, तो मुझे क्या किया जाएगा, जो भी ज़्यादा पैसा देगा, XYZ नाम का जो पॉलिटिकल पार्टी है, वो अगर फेसबुक को ज़्यादा पैसा दिया ना, तो फेसबुक मुझे ना वही सारे ऐड दिखाएगी, उनकी अच्छी अच्छी चीज़ों को दिखाएगी। ये होता है एआई। तो आप क्या सोचते हो, क्या पहनोगे आप, ये सब ग्लोबलाइजेशन के द्वारा डिसाइड होता है। क्या खाओगे, क्या पियोगे, ये सारी चीज़ें। निगेटिव एस्पेक्ट की बात करें, देखो कल्चरल कॉन्सिक्वेंस में आप देखोगे ना, तो निगेटिव एस्पेक्ट की अगर बात करें तो जो दुनिया भर की जो कल्चर्स हैं, उनके ऊपर थ्रेट है। देखो दुनिया ना रंग बिरंगी है, तभी खूबसूरत है। दुनिया एक जैसी हो जाएगी ना, दुनिया के जो कल्चर्स एक जैसे हो जाएंगे, लोग एक जैसे हो जाएंगे, तो दुनिया खूबसूरत नहीं रह जाएगी। आप जो फीलिंग लेने जाते हो, एस्थेटिक फीलिंग लेने जाते हो, अपनी घर में रह रहे के आप बोर हो जाते हो, आप अलग अलग हिल स्टेशन में जाते हो घूमने के लिए, अलग अलग बीचेस पे जाते हो। दुनिया रंग बिरंगी है तभी ज़्यादा खूबसूरत है। क्या हो अगर आप सोचो कि क्या हो अगर आप दुनिया के किसी भी कोने में जाओ, सब जगह एक ही कल्चर आपको देखने को मिले, तो शायद वो दुनिया आपको पसंद नहीं आएगी और आप नहीं रहना चाहोगे उस दुनिया में। कल्चर्स में डाइवर्सिटी है, लोगों में डाइवर्सिटी है, तभी जाकर खूबसूरती। कल्चरल इफेक्ट की बात करें तो इससे यही थ्रेट है कि जो कल्चर्स है दुनिया भर की, वो एक हो जाएगी। मतलब इस प्रोसेस को कहा जाता है कल्चरल होमोजेनाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन लीड्स टू द राइज ऑफ अ यूनिफॉर्म कल्चर। सभी जगह का कल्चर एक जैसा होता जा रहा है, ये देखने को मिला है, और ये बहुत बड़ी दिक्कत है आज के समय में, और ये एक निगेटिव इम्पैक्ट है ग्लोबलाइजेशन का। मतलब क्या हो गया कि जो पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली आप देखोगे ना, कि जो डोमिनेट सोसाइटी होती है, वो जो छोटे मोटे कंट्रीज होते हैं, जो लेस पावरफुल सोसाइटी होते हैं, उनके ऊपर डोमिनेट करते हैं। आप मैकडोनल्ड्स ही क्यों खाते हो, आप डोमिनेज ही क्यों खाते हो, आप मार्वल एवेंजर्स के सीरीज को ही क्यों देखते हो, आप नेटफ्लिक्स अमेजन और फ्रेंड्स के सीरीज को क्यों देख, नेटफ्लिक्स अमेजन और जो अलग अलग, और इवन के डिज्नी भी खरीद लिया हॉट स्टार को, तो वो भी तो आप वैसा ही कह सकते हो। क्यों उनके द्वारा जो भी सीरीज लॉन्च किए जाते हैं, जो कि यूएस के सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता है और उस सब चीज़ों को करता है, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि देखना गलत है, मैं ये कह रहा हूँ कि आप उसको देखकर प्राउड फील करते हो। ठीक है, आपके अंदर में ये भावना आती है कि मैंने मैकडोनल्ड्स में बर्गर खाया है, मैंने डोमिनोज में पिज़्ज़ा खाया है, तो मुझे सेल्फी पोस्ट करना चाहिए, मैं फेसबुक पे स्टेटस लगाऊंगा, मैं मार्वल एवेंजर्स की मूवी को ज़्यादा देखने जाऊंगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं उसको एवेंजर्स की मूवी का पता ही नहीं, ऑबर्टॉन ही पता है, उन्होंने पिछले सीरीज नहीं देखे, पिछला जो मूवीज, पिछला जो सीरीज सब था, पिछले पार्ट सब थे, उसको नहीं देखा है। वो जा रहे सीधा किसी एक पार्ट में घुस गए, वो मूवी देख के आ गए। क्यों देखना है उनको, स्टेटस लगाना है उनको, ठीक है, क्योंकि ये स्टेटस सिंबल आपका बनता हुआ जा रहा है। आपको बर्गर खाना और फ्रेंच फ्राइज खाने, ये आपके लिए स्टेटस सिंबल है। डोंट यू थिंक ये सब कल्चरल होमोजेनाइजेशन हो रहा है, वहाँ का कल्चर हमारे ऊपर इम्पोज किया जा रहा है। हमारी सोसाइटी में डोसा खाते हैं, हमारी सोसाइटी में जो
चाट है वो खाते हैं, हमारी सोसाइटी में छोले भटूरे खाते हैं। आप छोले भटूरे खाकर कहाँ स्टेटस लगाते हो, अपने आप को प्राउड फील कहाँ करवाते हो, आप लोगों को क्यों नहीं दिखाते हो? ये इसी चीज़ को बताता है कि आपकी कल्चर एक बहुत डोमिनेट कल्चर के अंदर दब के रह जा रही है। आप शक्तिमान को और क्रिस को बहुत इन्फीरियर मानते हो, और उसी समय जो आयरन मैन और जो और भी कई सारे लोग हैं इसमें, तो हल्क और बाकी सारे लोग, अगर वो कोई चीज़ करे तो आपको कूल लगता है। तो वो कूल, और अपनी सोसाइटी में जो अपना कल्चर होता है वो कूल लगता है, तो वो वही ये उसी चीज़ को बताता है। आप में से बहुत सारे लोग अलग अलग कल्चर से बिलोंग करते होंगे, जहाँ पर अलग अलग पहनावे होंगे, जहाँ पे अलग अलग रहन सहन होंगे, लेकिन आप उस चीज़ को फॉलो ना कर रहे होंगे। आप टीवी में जो चीज़ें दिखाई जा रही है, जो आप देखते आ रहे हो, जो यूएस की चीज़ें होती है, यूएस में जो कल्चर फॉलो किया जाता है, उस चीज़ में ज़्यादा प्राउड फील कर रहे होगे। आप धोती कुर्ता नहीं पहनते हो, वो आप टाई और सूट पहन के अपने आप को बेहतर मानते हो और जेंटलमैन मानते हो, और अपने आप को लगता है कि आप बहुत अच्छे दिख रहे हो, सारी चीज़ें। तो ये इसी चीज़ का परिणाम है। इसको कहता है, कहा जाता है कल्चर होमोजेनाइजेशन, जिसमें जो पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली जो डोमिनेटेड सोसाइटी होती है, वो अपना जो इम्प्रिंट है, अपना जो पहचान है, छवि है, वो दूसरे अलग अलग सोसाइटीज़ पर छोड़ती चली जाती है। मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो कि यहाँ पर पॉलिटिकली और इकोनॉमिक डोमिनेट सोसाइटी कौन है, तो वेस्टर्न वर्ल्ड। तो वही सबने ज़्यादा पैसे वाले हैं, तो वेस्टर्न कल्चर दुनिया भर में इम्पोज हो रहा है, कि कल्चरल होमोजेनाइजेशन है, कि वेस्टर्न कल्चर का जो इम्पोजिशन है वो दुनिया भर में हो रहा है। इसके कारण से जो रिच कल्चरल हेरिटेज है हमारी दुनिया में, सतरंगी अतरंगी जो अलग अलग जो कल्चरल हेरिटेज है, वो धीरे धीरे खत्म हो रही है, कम हो रही है, श्रिंक हो रही है, सभी लोग एक जैसे होते चले जा रहे हैं। सो दीज आर द नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेज और कल्चरल ग्लोबलाइजेशन। समझ में आ गया होगा आई थिंक। तो ये चीज़ है, समझ में आ गया, दुनिया भर के अलग अलग कल्चर अब एक जैसे होते चले जाएंगे, तो ये चीज़। लेकिन कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है। हमेशा ऐसा नहीं होता है कि हर एक कल्चर एक ही जैसा हो जाए। कई कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि जो आपके कल्चर में उनकी कल्चर मिक्स हो जाती है। आप बर्गर भी खाना पसंद करते हो, और साथ ही साथ डोसा और इडली खाना भी पसंद करते हो, मतलब इनका मिक्सचर भी कई बार देखने को मिलता है, और इस चीज़ को कहा जाता है कल्चरल हेट्रोजेनाइजेशन। मतलब एक कल्चर दूसरे कल्चर के साथ मिलकर कुछ अलग रूप में हो जाती है। जैसे आप कुर्ता, ये इंडियन, जीन्स वेस्टर्न, दोनों को लोग मिक्स कर दिए हैं। और इवन कि अमेरिका और अलग सारे देशों में, वेस्टर्न कंट्रीज में भी इसको बड़ा कूल माना जाता है, लोग वहाँ पे पहन के इसको चलते हैं। तो क्या है ये? दरअसल कल्चर कई बार मिक्स भी होती है और अपने आप में अपने आप को बेहतर कर लेती है। और बेहतर करने का मतलब ये हो गया कि मॉडिफाई कर लेती है अपने इस चीज़ को। मतलब एक कल्चर दूसरे कल्चर के साथ मिलकर हमेशा ये नहीं होता। देखो कि एक बड़ी मछली है और एक छोटी मछली है, तो कई बार क्या होता है ना, ये छोटी मछली को खा लिया जाता है बड़ी मछली के द्वारा। तो वो था कल्चरल होमोजेनाइजेशन। और कई बार क्या होता है ना, कि ये जो मछली है और दूसरी जो मछली है, वो दोनों मिक्स होकर एक बड़ी मछली बन जाती है। ठीक है, तो वो है कल्चरल हेट्रोजेनाइजेशन। ठीक है, कि होता क्या है कि एक कल्चर दूसरे कल्चर के साथ मिलकर कोई और ही कल्चर बन जाता है, कोई और ही ज़्यादा मॉडिफिकेशन उसमें देखने को मिलता है। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया ना इस चीज़ का, कुर्ता और जीन्स दोनों मिलके, कुर्ता हमारा अपना कल्चर है और जीन्स वेस्टर्न कल्चर है, दोनों मिक्स होके एक तीसरा ही कल्चर बन गए। सो दीज आर द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ कल्चरल ग्लोबलाइजेशन और कल्चरल consequences ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर है आप लोगों को। और कहीं पर दिक्कत होगी तो आप लोग पूछ लेना, जो कमेंट सेक्शन है, या फिर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, वहाँ पर आप क्वेश्चन पूछ लेना। अब आते हैं इंडिया का और ग्लोबलाइजेशन का क्या रिश्ता रहा है, इंडिया में ग्लोबलाइजेशन के क्या क्या इम्पैक्ट रहे हैं, किस प्रकार की चीज़ें रही, उसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। राइट, इंडिया एंड ग्लोबलाइजेशन। सो एंशिएंट पीरियड की बात करें, उस समय भी ग्लोबलाइजेशन था। एक ज़माने में हम लोग स्पाइसेस का व्यापार करते थे। ठीक है, जितने भी स्पाइसेस वगैरह हैं, जैसे दालचीनी हो गया, काली मिर्च हो गई, सौंफ हो गया, इलायची हो गई, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है। देखो, स्पाइसेस के बारे में आपको बताओ, अच्छा लग रहा है लेकिन इतने रंग बिरंगे स्पाइसेस हैं यहाँ। एनीवे,
तो जो स्पाइसेस है, एक ज़माने की मैं कहानी बताता हूँ कि रोम में ये बातें भी फैल उठी थी। रोम के शासक ये कहते थे कि इंडिया से स्पाइसेस का व्यापार रोको, अदरवाइज क्या होगा कि रोम का सारा सोना इंडिया चला जाएगा, बह के इंडिया चला जाएगा, क्योंकि रोम को लोगों को स्पाइसेस इतना ज़्यादा पसंद था। ना केवल रोम के लोग बल्कि अरब के लोग भी ये स्पाइसेस इंडिया से ट्रेड कर करके ले जाया जाते थे, और वहाँ पे स्पाइसेस वगैरह की काफ़ी ज़्यादा डिमांड होती थी। तो एंसेंट टाइम में भी हम लोग स्पाइस ट्रेड में बहुत बड़े नाम थे। फिर उसके बाद आपको पता होगा कि जो सिल्क रूट था, सिल्क रूट आप यहाँ पर देख सकते हो, बहुत सारे अलग अलग उसके रूट थे, चाइना से होकर जाता था, राइट। जिसमें आप देखोगे कि इंडिया भी शामिल था, इंडिया से भी कुछ पोर्शन में जाते थे। तो इन सब रूट के थ्रू क्या हुआ, व्यापार होता था, सिल्क का व्यापार होता था, और इंडिया भी था उस पर शामिल। तो क्या लगता है आपको कि क्या केवल वस्तुओं का व्यापार होता था दुनिया के अलग अलग देशों में? क्या लगता है आपको चाइना और कोरिया इन सब इलाकों से इंडिया होते होते क्या यूरोप के कंट्रीज के साथ जो व्यापार होता था, तो क्या उसमें वस्तुएं जाती थी? नहीं, ये मैंने शुरू में ही बोला था। लोग जो जाते हैं तो अपने साथ अपनी आइडियाज़ को भी ले जाते हैं, अपने साथ अपने कल्चर को भी ले जाते हैं, अपने साथ अपने फूड कल्चर को भी ले जाते हैं। और यहाँ पर यही हुआ कि बुद्धिज़्म का जो प्रसार है, तो वो ऐसे रूट सबसे हुआ था। ये ग्लोबलाइजेशन का ही परिणाम है। जो आप देख पा रहे हो कि बुद्धिज़्म, आप जानते हो कि इस पार्ट में बेसिकली आपको पता है कि बोध गया में जो बुद्ध भगवान थे, उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो उसके बाद जो अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो कोरिया हो, चाहे जापान हो, राइट, या फिर अलग अलग क्षेत्रों में जैसे इंडोनेशिया वगैरह सब देश हो गया, चाहे वियतनाम और म्यांमार वाले इलाके हो गए, और श्रीलंका हो गया, इन सब देशों में जो ये बौद्ध धर्म पहुंचा, बौद्ध धर्म शुरुआत इंडिया से हुई, लेकिन दुनिया भर के देश हमसे ज़्यादा बौद्ध धर्म को वो लोग फॉलो करते हैं। कैसे पॉसिबल हुआ? ये सब ग्लोबलाइजेशन का ही परिणाम है। और भारत प्राचीन समय से ही ग्लोबलाइजेशन का एक बहुत बड़ा हब हुआ करता था, राइट। कॉलोनियल पीरियड की अगर बात करें, जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर आए तो इंडिया को कैसा बना दिया उन्होंने? एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल, मतलब यहाँ से एक्सपोर्ट होंगे क्या, कच्चा माल, जैसे कॉटन यहाँ से जाता था, जैसे यहाँ से नील जाते थे जिसको आप इंडिगो कहते हो, स्पाइसेस वगैरह जाते थे, ये रॉ मटेरियल अब इंग्लैंड जाते थे, और वहाँ पर फिनिश गुड तैयार होता था, कपड़े बनते थे फिनिश गुड, और वो फिर इंडिया इंडिया आता था और इंडिया में बिका करते थे। आपने इसके बारे में हिस्ट्री में कई बार पढ़ा होगा, बचपन में भी आपने क्लासेस में पढ़ा होगा। यही होता था ना, अंग्रेज लोगों ने इस प्रकार से हमारा शोषण किया कि हम लोग ना केवल रॉ मटेरियल वहाँ पर एक्सपोर्ट करते थे, और वो लोग माल बना के, तैयार माल बना के हम ही को बेच देते थे। तो ये कॉलोनियल पीरियड की बात है। पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड की बात है तो गवर्नमेंट इंडिया ने कई बार कई स्टेप्स उठाए हैं ताकि जो शुरुआत की दिनों की बात करें तो शुरुआती दिनों में जो भारत का समय था, आपने इकोनॉमिक्स में इसके बारे में पढ़ा होगा कि भारत ने ना प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसी अपनाई थी। ठीक है, प्रोटेक्शनिज्म मतलब होता है कि जैसे अब देखो भारत ये है, तो भारत में ही सारी चीज़ें उपलब्ध हो जाए। भारत को एक तरह से डर ये भी था कि अगर हम दुनिया भर के देशों के लिए अगर अपने देश को खोल देंगे तो क्या होगा कि मल्टीनेशनल कंपनीज और बड़ी बड़ी कंपनीज इंडिया आएंगी, और इंडिया में जो छोटी 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 कंपनीज हैं उनको वो बर्बाद कर देगी। तो ये भी डर था। और दूसरी चीज़ ये भी कि अभी अंग्रेज लोग तो यही व्यापार करने आए थे, व्यापार करने आए थे और फिर रूल करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। तो कई सारे कारण थे। तो भारत ने क्या किया, शुरुआती समय में प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसी अपनाई। प्रोटेक्शनिज्म मतलब क्या हो गया कि अपने होम इंडस्ट्रीज को, अपने जो घरेलू उद्योग थे उनको बचाने के लिए अपने बॉर्डर्स को उन्होंने क्लोज कर लिए। तो भारत की इकॉनमी कैसी थी? क्लोज्ड इकॉनमी थी। मतलब आप एक तरीके से कह सकते हो कि भारत में ग्लोबलाइजेशन इंडिपेंडेंस के बाद के समय में उतने बड़े स्केल पर नहीं होता था। इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा होगा ना कि भारत ने किस प्रकार का सिस्टम अपनाया। इस प्रकार का सिस्टम कि क्लोज्ड इकॉनमी हमारे देश में रहेगी, और हमारे देश में जो इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन होगा, राइट। इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन मतलब समझो, देखो, इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन मतलब कि जो भी वस्तु हमें इंपोर्ट करना पड़ रहा है ना, उसको हम लोग यहीं पर बना लेते हैं, उसको सब्सटीट्यूट कर लेते हैं। चलो, हम लोगों को कोका कोला पीना है, तो सरकार ने अपना ही कोला बना दिया, तो कोला कोला 77 शायद नाम था उसका। तो ऐसे सारी चीज़ें कि विदेश से हम लोगों को इम्पोर्ट ना करना पड़े, देश में ही सारी चीज़ें प्रोड्यूस कर लो। तो ये इस पॉलिसी को कहा जाता है प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसी, कि अपने देश के जो होम इंडस्ट्रीज़ हैं, जो लोकल इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको प्रोटेक्ट करा जाए। लेकिन ऐसी स्थिति ज़्यादा दिनों तक रह नहीं पाई, बिकॉज इससे ज़्यादा कुछ हम लोगों का फ़ायदा नहीं हुआ। और समय आ चुका था 1991 का, जब हमारी कंडीशन बहुत ही ख़राब हो चुके थे। 1991 के समय में हमारे देश की इकॉनमी बर्बाद होने के कगार पे थी, कंगाल होने के कगार पे थी। 2 हफ्ते के बराबर भी हमारे पास पैसा नहीं था कि हम दुनिया भर से इंपोर्ट कर सकें। अच्छा, एक चीज़ आप समझो कि ऐसा नहीं था कि क्लोज इकॉनमी थी तो बाहर से हम लोग कुछ मंगाते ही नहीं थे, मंगाते थे।
जो ज़रूरी चीज़ें होती है जैसे तेल वगैरह वो सब तो हमारे पास है नहीं, तो बाहर से ही हम लोग मंगाते थे। तो वो सारी चीज़ें एनीवे 1991 का समय ऐसा था जब हमारी इकॉनमी बर्बाद होने वाली थी, हमारा फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया था। बहुत सारे हम लोगों ने लोन वगैरह भी ले रखे थे, वो सब भी अब मैच्योर हो चुका था। अब उसका भी उसको भी देने का टाइम आ गया था। तो मतलब देश की हालत बहुत ख़राब है। और उस समय भारत ने क्या किया, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को लॉन्च किया। यहाँ पर आप तस्वीर में देख सकते हो, ही इज़ नन अदर दैन पी वी नरसिम्हा राव, जो उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे। और इनको आप पहचानते होंगे, डॉक्टर मनमोहन सिंह, बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी व्यक्ति, बहुत ही बड़े अर्थशास्त्री। ये पहले योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं, प्लानिंग कमीशन के वाइस चेयरपर्सन भी रह चुके हैं। इससे पहले वो आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके थे और प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार भी थे। कई सारे अलग अलग पोस्ट को उन्होंने होल्ड किया था। और 1991 की जो मैं बात कर रहा हूँ, 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को जब लॉन्च किया गया, तो ये फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, और ये प्रधानमंत्री। और यही डॉक्टर मनमोहन सिंह बाद में जाकर यूपीए 1 और यूपीए 2 के दौरान में भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। 10 सालों तक भारत के प्रधानमंत्री रहते हैं। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को लॉन्च किया गया। दरअसल भारत में ना कौन सी पॉलिसी लॉन्च करी गई, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। इसको ना हम लोग एलपीजी पॉलिसी भी कहते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी। इस पॉलिसी के अंदर में क्या किया गया पता है, प्राइवेटाइज किया गया। मतलब कि जो सरकारी कंपनी थी, जो बेकार हो चुकी थी, जो बहुत ही घाटे में चल रही थी, उन सबको सरकारी हाथों से बेचकर प्राइवेट हाथों में बेच दिया गया। लिबरलाइजेशन मतलब जो भी बैरियर्स थे बिजनेस वगैरह करने पे, उन सबको खत्म किया गया। ग्लोबलाइज किया गया मतलब ओपन करा गया इकॉनमी में, इकॉनमी को ओपन करा गया। आप पता करोगे अपने घर में जो बड़े लोग होंगे उनसे पता करना कि 1991 से पहले क्या हालत थी। बहुत बहुत ख़राब हालत थी, बहुत कम ही यहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो अवेलेबल होते थे। और आज की बात करोगे, दुनिया भर के बतेरे प्रोडक्ट आपके यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। आप नाम लो किसी प्रोडक्ट का, वो आपके पास अवेलेबल होता नहीं, अवेलेबल होगा तो आप इम्पोर्ट कर सकते हो एंड ऑल। तो ये कब पॉसिबल होगा, ये 1991 की न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के द्वारा ही पॉसिबल हुआ था। और इस रिफॉर्म के द्वारा ही भारत आज इतने बड़े लेवल पे एक बर्बाद होता हुआ देश 1991 में आज दुनिया की 5वीं और 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो इसमें बहुत बड़ा योगदान है इस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म का, और इन दोनों महानुभावों का, पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह जी। राइट, देखो ग्लोबलाइजेशन के रेसिस्टेंस की अगर बात करें ना, तो अलग अलग जगहों पे, अलग 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 समयों पे बहुत सारे अलग अलग जो लोग हैं, अलग अलग जो विचारधाराओं के लोग हैं, वो ग्लोबलाइजेशन का विरोध भी करते हैं। देखो जैसे जो लेफ्ट के लोग होते हैं, आप सभी को पता है कि लेफ्ट के लोग कौन होते हैं, कम्युनिस्ट लोग होते हैं। और वो बात करते हैं किसकी, वो गरीबों की बात करते हैं, वो वर्कर्स की बात करते हैं, वो पीजेंट्स की बात करते हैं। उन लोगों ने ये बोला कि ग्लोबलाइजेशन से क्या हुआ है ना, कि कैपिटलिज्म को बढ़ावा मिला है, और अमीर होता चला गया और गरीब होता चला गया। अमीर और ज़्यादा अमीर होते चले गए, और वो बहुत कम है, कुछ ही लोग और ज़्यादा इसका फ़ायदा मिला है। बाकी बहुत सारे जो लोग हैं उनको इसका फ़ायदा नहीं मिला। ये कौन कह रहे हैं, लेफ्टिस्ट लोग। ये तो हमेशा से ही कैपिटलिज्म के खिलाफ रहेंगे ना, तो इन्होंने इस तरीके से गरिया है इसको कि भाई कैपिटलिज्म से नुकसान हुआ है, ग्लोबलाइजेशन से कैपिटलिज्म को बढ़ावा मिला, और कैपिटलिज्म से अमीर और अमीर होता चला गया, गरीब और गरीब होता चला गया। तो ये लेफ्टिस्ट लोग कहते हैं। साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि स्टेट बेचारा ना अब कमजोर होता चला गया, जो स्टेट की पावर है वो कमजोर होती चलेगी। ग्लोबलाइजेशन में हम लोगों ने शुरू में भी देखा था ना कि स्टेट अब वेलफेयर स्टेट से मिनिमलिस्ट स्टेट होता चला गया। तो इस कारण से सरकार वेलफेयर स्कीम नहीं चला पाती है, और वेलफेयर स्कीम नहीं चला पाती है तो पुअर्स के इंटरेस्ट को वो सही तरीके से कैटर नहीं कर पाती है। मतलब जो स्टेट है वो कमज़ोर होता चला जा रहा है। पॉलिटिकल टर्म्स में अगर बात करें, तो इकोनॉमिक टर्म्स में बात करें, तो वो लोग चाहते हैं कि हम लोग वैसी स्थिति में चले जाएं जब हम लोग आत्मनिर्भर हो, हम लोग प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसी को अपनाएं, जो हम लोगों ने अपना रखा था 1991 तक, आज़ादी के बाद से। और अगर प्रोटेक्शनिज्म पूरे स्फेयर में पॉसिबल नहीं है, तो एटलीस्ट कुछ स्पेस, कुछ जगहों पे, कुछ पॉलिसीज में तो प्रोटेक्शनिज्म होनी चाहिए। कौन लोग कहते हैं, लेफ्टिस्ट लोग कहते हैं कि हम लोगों को अपने देश में आत्मनिर्भर बनना चाहिए, हमको दुनिया भर के देशों पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वो लोग आते हैं तो यहाँ पर गरीब और ज़्यादा गरीब होता है, उनके वेलफेयर की चीज़ें नहीं होती। पॉलिटिकल टर्म्स में उन्होंने बोला कि स्टेट की कैपेसिटी कम होती है। इकोनॉमिक टर्म्स में उन्होंने बोला कि सेल्फ रिलायंस और प्रोटेक्शनिज्म होना चाहिए। और कल्चर टर्म्स में उन्होंने बोला कि हमारा जो ट्रेडिशनल कल्चर है, राइट, हमारा जो पुराना कल्चर है, पुरानी जो हमारी रिच हेरिटेज है, उन सब का नुकसान होता है, और लोग अपने अपने कल्चर को भूलते चले जाते हैं। हमारे जो पुराने वैल्यूज़ हैं, जो पुराने तौर तरीके हैं, हमारे जो संस्कृति होती है, उसका नाश होता है, उसका ह्रास होता है। तो ये रेसिस्टेंस होता है, और इन सब ग्राउंड्स पे
ग्लोबलाइजेशन को रेसिस्ट किया जाता है, ग्लोबलाइजेशन की बातें उसको उसका विरोध किया जाता है। 1999 में भी देखोगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका मिनिस्ट्रियल मीटिंग होने वाला था, कहाँ पर, तो सेटल में होने वाला था, राइट। और इस मीटिंग में क्या किया गया, दरअसल यहाँ पर जगह भी लिखा हुआ है सीटल, सीटल जगह है, वहां पर लोगों ने विरोध किया था। यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस प्रकार से लोगों ने विरोध किया, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनको पता है कि ग्लोबलाइजेशन से ज़्यादा फायदा नहीं हुआ है, और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को भी घेरे में लिया जाता है। ये माना जाता है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जैसे जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज के इशारों पे नाचते हैं और उनके बेनिफिट के लिए चीज़ें करते हैं। ये डेवलपिंग कंट्रीज और अंडर डेवलप कंट्री के लिए काम नहीं करते। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का ये मैंडेट है कि आपको ना सब्सिडीज वगैरह नहीं देने हैं, ताकि फ्री ट्रेड को प्रमोट किया जा सके, सब्सिडीज नहीं देने हैं। तो जब इंडिया सब्सिडी देने के लिए जाता है तो डब्ल्यूटीओ उसको डांटता है, सब्सिडी क्यों दे रहे हो, लेकिन वही सब्सिडी तब यूएस गवर्नमेंट देती है तो डब्ल्यूटीओ कुछ नहीं कहता है। तो डब्ल्यूटीओ सब भी तो बेकार ही है, मतलब कि वो ज़्यादा फेयर तरीके से वो काम नहीं करते। तो इसी के लिए आवाज़ उठाई गई थी 1999 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के जो सीटल मीटिंग थी, उस समय ये बताया गया था कि जो इकोनॉमिकली पावरफुल स्टेट है ना, वो बहुत बुरी तरह से डोमिनेट करते और अनफेयर ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं, राइट। तो ये इल्ज़ाम लगाया गया था, राइट। उसके बाद एक 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 दरअसल फोरम की बात करेंगे हम लोग, वर्ल्ड सोशल फोरम। इससे आपको क्वेश्चन बन सकता है, पूछा जा सकता है। वर्ल्ड सोशल फोरम दरअसल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर बहुत सारे जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, लेबर यूथ एंड वुमेन एक्टिविस्ट हैं, वो सब आते हैं और वो सब न्यू लिबरल ग्लोबलाइजेशन को अपोज करते हैं। बेसिकली जो अभी के समय पे ग्लोबलाइजेशन है, न्यू लिबरल ग्लोबलाइजेशन का अर्थ ये हुआ कि अभी के समय पे ग्लोबलाइजेशन है उसमें स्टेट की जो अहमियत है वो कम से कम होती जा रही है। अब जो बड़े एमएनसीज होते हैं, बड़े जो प्राइवेट प्लेयर होते हैं, दे टेक डिसीजंस, राइट। और ऐसे स्थिति में क्या होता है कि ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है। ऐसे स्थिति में क्या होता है कि एनवायरनमेंट का वो जो एक्सप्लॉइटेशन करते हैं, लेबर का, यूथ का, वुमेन का, सबका एक्सप्लॉइटेशन एक तरीके से होता है। तो इस चीज़ का विरोध करने के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया गया जिसका नाम रखा गया वर्ल्ड सोशल फोरम। और पहली जो मीटिंग हुई थी डब्ल्यूएसएफ की वो अल्जेरे ब्राज़ील में हुई थी 2001 में, पोर्टो अल्जेरे में। और चौथी जो डब्ल्यूएसएफ की मीटिंग हुई थी वो 2004 में बॉम्बे में, मतलब मुंबई में हुआ था। और जो लेटेस्ट हुआ है 2018 में, वो ब्राज़ील में अगेन कंडक्ट करवाया गया। वर्ल्ड सोशल फोरम क्या है, दरअसल एक प्लेटफॉर्म है जिसमें बहुत सारे जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, जो बहुत सारे जो वुमेन एक्टिविस्ट हैं, यूथ एक्टिविस्ट हैं और एनवायरमेंटलिस्ट हैं, वो वहाँ पे उठते हैं और ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ आवाज़ मिलते हैं और ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। तो ये सारी चीज़ें, राइट। नाउ अब हम लोग इंडिया की बात कर लेते हैं कि इंडिया में किस प्रकार से ग्लोबलाइजेशन का रेसिस्टेंस होता है। देखो, अलग अलग लेवल पे लोग इसका विरोध करते हैं। लेफ्ट विंग प्रोटेस्टर्स कहते हैं कि जो ग्लोबलाइजेशन है ना, वही चीज़ कि कैपिटलिज्म उससे बढ़ता है और इससे अमीर और ज़्यादा अमीर होते जाते हैं, स्मॉल सेक्शन को फ़ायदा मिलता है, बेचारे गरीब का एक्सप्लॉइटेशन होता है। सरकार भी इसमें अब कम से कम इसमें हाथ, अब सरकार भी बहुत सारी चीज़ों से हाथ खींच ली है, तो सरकार के जो वेलफेयर स्कीम्स है वो भी नहीं चलते हैं और इंडियन सोशल फोरम सबके थ्रू वो अपनी आवाज़ें उठाते हैं। साथ ही साथ ये भी कहा जाता है, ये राइट विंग्स की तरफ से ये कहा जाता है, और भी बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि फॉरेन टीवी चैनल्स अवेलेबल हो चुके हैं केबल नेटवर्क के थ्रू, तो लोग जो अपना कल्चर है वो भूलते जा रहे जाते हैं, ठीक है। अलग अलग जो टीवी चैनल्स है उसमें वहाँ के कल्चर की चीज़ों को देखते हैं तो उसी की तरह के होते जा रहे हैं। वैलेंटाइन डे यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं, यहाँ के जो नवयुवतियाँ होती हैं वो वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करती हैं। वेस्टर्नाइजेशन हो गया है, ड्रेस जो लड़कियाँ, जो स्टूडेंट्स जो स्कूल कॉलेज में जो कपड़े पहनती हैं, उनका जो टेस्ट है, उनका जो तौर तरीका है, रहने का तौर तरीका, उठने बैठने का या फिर सोचने का, वो वेस्टर्नाइजेशन होता जा रहा है। वो उनके चीज़ों को ज़्यादा अडॉप्ट करते जा रहे हैं, अपने कल्चर, अपने एथिक्स, अपने वैल्यूज़ को भूलते चले जा रहे हैं। तो इस तरीके से इन सब ग्राउंड पे भारत में ग्लोबलाइजेशन को रेसिस्ट किया जाता है। सो आई होप कि ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। एंड एंड व्हाट, एंड अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है देन थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, एंड मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने इस पूरे वीडियो को कंप्लीट कर लिया है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में मैंने इस चैप्टर का नोट्स दे दिया है, तो लास्ट टाइम रिविज़न करने के लिए आपको आसानी रहेगी।
तो आप वो नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो नीचे दिए गए लिंक पर, या फिर ब्लेड लर्नर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। और कहीं पर भी आपको किसी भी पॉइंट में किसी भी जगह पर दिक्कत होती है तो हम लोग आपके लिए सदैव हाजिर है, और हम लोगों ने अपना नंबर भी पब्लिक कर रखा है, तो आप लोग हमारे नंबर पे कॉल करके कनेक्ट हो सकते हो। और अगर आपको कोई भी अन्य प्रकार की दिक्कतें हैं तो उसमें भी आप हमारी सहायता ले सकते हो। हमें बहुत खुशी होगी आप लोगों की मदद करने में, आप लोगों की सहायता करने में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ले लेना सदा आपके साथ। धन्यवाद।